आधी ठंडी सर्द रात के बीच पूरी गरीब बस्ती इंजनों की गड़गड़ाहट और चमकदार हेडलाइट से अचानक जाग गई। सुपरकारों का एक काफिला और काले वेस्टकोट पहने दर्जनों अंगरक्षक एक गरीब मजदूर के जर्जर किराए के कमरे की ओर उमड़ पड़े। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अजनबी महिला ने कुछ ऐसा किया था जिसकी पूरे मोहल्ले ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जागरूक जीवन आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक परिकथा जैसी लगती है। यह कहानी है रोहन नाम के एक मेहनती मजदूर की। सिर्फ अपनी सच्ची अच्छाई की बदौलत उसने अपनी पूरी किस्मत बदल दी। आप क्या सोचते हैं, क्या दयालुता का एक छोटा सा काम पूरी जिंदगी बदल सकता है? अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ें। एक हल्की ठंडी सुबह, जब सूरज की किरणें अभी तक जंग लगी टिन की दरारों से नहीं झांकी थीं, सुरेश जी की भारी खांसी की आवाज गूंज उठी जो नम दीवारों से टकरा रही थी। एक छोटी सी गली के आखिर में बसे एक जर्जर किराए के कमरे में रोहन जाग गया। बूढ़े आदमी पर लापरवाही से ढका हुआ पतला पुराना कंबल हर खांसी के साथ कांपता हुआ लग रहा था। अपने बूढ़े पिता का पीला धंसा हुआ चेहरा देखकर रोहन का दिल बैठ गया। वह चुपचाप जर्जर लकड़ी के तख्ते से उठा, जल्दी से एक घिसी हुई शर्ट पहनी और नंगे पैर बाहर निकल गया। कल रात का बना सफेद दलिया एक छोटी सी आग पर फिर से गर्म किया जा रहा था। दलिया की हल्की देहाती और दिल को छू लेने वाली खुशबू थी, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय उदासी भी थी। वह दलिया का कटोरा बिस्तर के पास लाया, धीरे से अपने पिता के दुबले पतले शरीर को सहारा दिया। हर हरकत प्यार से भरी थी। पिताजी, थोड़ा खा लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सुरेश जी ने सिर हिलाया। उनकी गहरी धंसी आंखों में जिद और बेबसी का मिला जुला भाव था। ऐसा लग रहा था कि दलिया का हर चम्मच उस भयानक बीमारी के खिलाफ एक लड़ाई थी जो हर दिन उनके फेफड़ों को खा रही थी। रोहन बिस्तर के पास बैठकर अपने पिता को देख रहा था, जिनका वह कभी बहुत उनकी बेबसी हर परिकल पर उनकी बेबसी बड़ा शांति से सम्मान करता था। अब वह सिर्फ एक क्षीण छाया रह गए थे। उसके दिल में अचानक एक दर्द उठा। कमरे में एकमात्र सही सलामत चीज एक घिसा हुआ सूती तौलिया। उसने सावधानी से अपने पिता के सीने पर रख दिया। यह तौलिया बाद में रोहन के साथ उसकी पूरी जिंदगी एक पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में रहेगा। बरामदे के बाहर ठंडी सुबह में गौरैयों की चहचहाहट गूंज रही थी, जिसमें उन पुरानी जंग लगी गाड़ियों के इंजनों की आवाज मिली हुई थी जो एक और दिन की रोजी रोटी के लिए तैयार हो रही थीं। रोहन ने घड़ी देखी और घबराकर महसूस किया कि उसे देर हो गई है। उसने जल्दी से अपना वेल्डिंग के औजारों वाला बैग उठाया, अपने पिता को कुछ हिदायतें दीं और तेजी से निकल गया। जिस निर्माण स्थल पर रोहन काम करता था वह किराए के कमरे से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसके कपड़े सड़क की धूल से सने हुए थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक तीखी डांट गूंज उठी। काम करने आया है या खेलने बे अब अपनी शक्ल दिखा रहा है? निकम्मे कहीं के फोरमैन कैलाश, एक खूंखार दिखने वाला लाल चेहरे वाला आदमी गरज उठा। पूरे निर्माण स्थल की निगाहें रोहन पर टिक गईं। कुछ ने तिरस्कार से मुस्कुराया, कुछ ने घृणा से सिर हिलाया। रोहन ने अपने दांत भींचे और गलती स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। वह जानता था कि इस गरीब मजदूरों की दुनिया में किसी के पास ऐसे व्यक्ति के देर से आने के कारणों की परवाह करने का समय नहीं है जिसका कोई सहारा न हो। पूरी सुबह रोहन ठंडे लोहे के फ्रेमों को वेल्ड करने में लगा रहा। पसीना और धूल उसके चेहरे पर जम गई थी। हर बार जब वह सिर उठाता तो उसे अपने आसपास के सहकर्मियों की घूरती, यहाँ तक कि तिरस्कारपूर्ण निगाहें मिलती। वे उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते, उनके कड़वे शब्द सुई की तरह चुभते। वह लड़का उसके बाप पर पूरे मोहल्ले का कर्जा है,
शायद वह भी किसी की तरह भाग जाएगा। उसकी हालत तो देखो, लगता है कल को भीख ही मांगेगा। रोहन ने सब सुना, सब समझा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने खुद को मजबूत किया, क्योंकि उसके बूढ़े पिता थे और एक बढ़ता हुआ कर्ज था जो हर गुजरते दिन के साथ दोनों बाप बेटे के गले में फंदे की तरह कसता जा रहा था। शाम ढलने पर जब निर्माण स्थल पर लोग कम होने लगे, रोहन तुरंत घर नहीं गया। उसने जमीन के चारों ओर बिखरे लोहे के स्क्रैप, पुरानी बियर की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें उठाने का अवसर लिया। रोजी रोटी के बोझ ने उसे थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने का कोई भी छोटा मौका छोड़ने नहीं दिया। घर लौटते समय रोहन सड़क के किनारे एक कबाड़ खाने पर रुका, जहां उसे कुछ 1,000 रुपये मिले। उस छोटी सी रकम को उसने एक खजाने की तरह अपनी जेब में रख लिया। शाम को जब वह किराए के कमरे की ओर जाने वाली छोटी गली में घुसा, तो कहीं से कुछ गुंडे लड़के निकले और उसका रास्ता रोक लिया। वे मोहल्ले के जाने पहचाने गुंडे थे, वही लोग जिन्होंने सुरेश जी को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया था। ए रोहन, तू क्या सोचता है कि तेरा बाप मर जाएगा तो हम छोड़ देंगे? एक गंजे सिर वाले ने धमकाया। इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, उसे पसलियों में एक जोरदार घूंसा लगा। वह जमीन पर गिर गया, दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया। लगातार लातें और घूंसे बिना किसी दया के उस पर बरस रहे थे। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह गिड़गिड़ाया नहीं। बेहोशी की हालत में रोहन को केवल गालियों और जूतों की धमक की हल्की आवाजें सुनाई दीं। फिर वे सब चले गए, उसे पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे तड़पता हुआ छोड़कर। काफी देर बाद रोहन किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, खून बह रहा था। उसने अपने टूटे हुए शरीर को संभाला और एक एक कदम करके अपने किराए के कमरे की ओर बढ़ा। जब उसने धक्का दिया तो जर्जर लकड़ी का दरवाजा चरमराया। सुरेश जी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने धीरे से करवट ली। रोहन ने अपने होठों को कसकर काट लिया ताकि कोई सिसकी न निकले। उसने पुराना तौलिया ढूंढा, जल्दी से अपने चेहरे से खून पोंछा और फिर फर्श पर बैठ गया, अपनी पीठ को सड़ती हुई दीवार से टिका दिया। गहरी खामोश रात में रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह दृढ़ संकल्प की अटूट विश्वास की रोशनी थी। उस युवा ने समझ लिया था कि अगर वह अपने पिता को और खुद को इस दलदल से बचाना चाहता है, तो उसके पास उठ खड़े होने और लड़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है, भले ही पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ ले। इस मौसम में शहर का मौसम अजीब हो गया था। एक उमस भरा दिन रात होते ही अचानक मूसलाधार बारिश में बदल सकता था। उस शाम शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले दिन के बाद रोहन पुराने किराए के इलाके की ओर जाने वाली ऊबड़ खाबड़ डामर की सड़क पर भारी कदमों से चल रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसकी पतली शर्ट के हर छेद से घुस रहे थे, जैसे उसे याद दिला रहे हों कि बारिश का मौसम वास्तव में आ गया है। पीली स्ट्रीट लाइटें पानी के गड्ढों पर चमक रही थीं, जो घनी बारिश के बीच रोहन की दुबली पतली अकेली लड़खड़ाती छाया को दर्शा रही थीं। आसमान और भी गहरा होता गया। भारी बारिश की बूंदें फिसलन भरी सड़क पर गिर रही थीं। उसने अपने सिर पर जो फटी हुई प्लास्टिक की थैली रखी थी, वह भी ठंडे पानी की धाराओं को उसके बालों और त्वचा से बहने से नहीं रोक पा रही थी। अचानक एक कार के ब्रेक की तीखी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। उसके बाद धातु के टकराने की कर्कश आवाज आई। फिर मदद के लिए एक कमजोर पुकार सुनाई दी जो हवा में उड़ती हुई लग रही थी। रोहन चौंक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सुनसान गली में चारों ओर देखा, जहां कोई नहीं था। बिना सोचे समझे वह आवाज की ओर भागा। उसके पैर बारिश के पानी से भरी सड़क पर फिसल रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक शानदार काली कार सड़क के किनारे तिरछी पड़ी थी। कार का अगला हिस्सा कुचल गया था। हेडलाइट्स टूट गई थीं
और तेल बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर काली धारियां बना रहा था। धुंधली रोशनी में रोहन ने एक महिला को ड्राइवर की सीट पर झुका हुआ देखा। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढके हुए थे। उसकी कनपटी से खून की एक गहरी लाल धारा बह रही थी जो ठंडी बारिश की बूंदों में मिल रही थी। सोचने का समय नहीं था। रोहन आगे बढ़ा, फंसे हुए कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी बांह, जो पिछले दिन की पिटाई से अभी भी दुख रही थी, फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा करके उसे खोलने की कोशिश की। जंग लगे कब्जे की चरमराती आवाज ने उसकी घुसपैठ का विरोध किया। अंत में अपनी बची हुई सारी ताकत से उसने दरवाजा इतना खोल दिया कि वह अंदर घुस सके। जल्दी करो, मुझे बचाओ। एक टूटी फूटी फुसफुसाहट रोहन के कानों में पड़ी। उसका दिल बैठ गया। यह महिला जीवन और मृत्यु के बीच थी और वह इस समय उसकी एकमात्र आशा था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने अपना हाथ उसके कंधे के नीचे डाला, उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश की। महिला आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी, लेकिन स्थिति के तनाव ने उसकी हर हरकत को जल्दबाजी और अनाड़ी बना दिया। जैसे ही उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया, रोहन की नज़र सड़क के दूसरी ओर एक काली छाया पर पड़ी। एक गहरे रंग का कोट पहने एक आदमी, जिसने अपने चेहरे को आधा ढकने के लिए एक बेसबॉल टोपी नीचे खींच रखी थी, एक बंद किराने की दुकान के छज्जे के नीचे चुपचाप खड़ा था। रोहन की सहज वृत्ति ने उसे बताया कि कुछ बहुत खतरनाक है। उस अजनबी की ठंडी उस्तरे जैसी तेज आंखें उस पर और उसकी पीठ पर मौजूद महिला पर टिकी हुई थीं। एक ठंडी सिहरन रोहन की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने कदम तेज किए और उसे अपनी पीठ पर लेकर किराए के इलाके की ओर भागा। टखने तक गहरे पानी के गड्ढों ने हर कदम को और भी भारी बना दिया। पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, जो लगातार बारिश की आवाज में मिल गई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और काली छाया को उनका पीछा करते हुए देखा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अगर वे इस समय पकड़े गए तो वह महिला निश्चित रूप से खतरे से नहीं बच पाएंगे। अपने हर मांसपेशी में चीखते दर्द को निगलने की कोशिश करते हुए रोहन जल्दी से किराए के इलाके की ओर जाने वाली एक छोटी गली में मुड़ गया। जीर्ण शीर्ण घर एक दूसरे के करीब खड़े थे। आधी खुली खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी बाहर आ रही थी। वह भूल भुलैया जैसी घुमावदार गलियों के हर हिस्से से गुजरा, उम्मीद कर रहा था कि वह अपने पीछा करने वाले को भटका देगा। पीछे भारी कदमों की आवाज करीब और करीब आती गई। घबराहट के एक पल में रोहन अचानक एक बंद गली में मुड़ गया। एक ऊंची ईंट की दीवार ने रास्ता रोक दिया। ऊपर टिन की छत से बारिश का पानी बरस रहा था। वह हाँफ रहा था, अपनी पीठ पर बेहोश पड़ी महिला को कसकर पकड़े हुए था। हताशा में रोहन को अचानक एक छोटा सा शॉर्टकट याद आया, जिसे केवल पड़ोस के बच्चे ही जानते थे। दो परित्यक्त घरों के बीच एक दरार। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झुककर अंदर घुस गया। कोशिश कर रहा था कि उसकी पीठ पर मौजूद महिला को और चोट न लगे। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था। रोहन संकरे रास्ते से गुजरा, हर जगह खरोंचें थीं। जब वह दूसरी तरफ अपना पैर बाहर निकालने में कामयाब रहा तो पीछे से कदमों की आवाज भी गायब हो गई। शायद हत्यारा उसे ट्रैक नहीं कर पाया या घनी बारिश में पीछा छोड़ दिया। रोहन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने अजनबी महिला को अपनी पीठ पर लादकर किराए के इलाके की ओर दौड़ लगा दी। भले ही उसकी सांसें उसके सीने में फटने वाली थीं। जब उसने धक्का दिया तो किराए के कमरे का पुराना दरवाजा चरमराया। सुरेश जी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बाहर हुई भयानक घटनाओं का कोई पता नहीं था। रोहन ने धीरे से महिला को कमरे में एकमात्र लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिया। टिमटिमाती मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में उसका चेहरा और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
एक तेज लेकिन थकी हुई सुंदरता खून की कमी से उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। उसकी लंबी पलकें बारिश से भीगी हुई थीं। उसने अपने पुराने प्राथमिक चिकित्सा किट में खोजा, कुछ धुंध के टुकड़े और एक छोटी शराब की बोतल मिली। रोहन के कांपते हाथों ने शराब से कीटाणु शोधन किया। धीरे से उसके माथे पर खून पोंछा। जमे हुए खून के नीचे एक गहरा कट दिखाई दिया, लेकिन सौभाग्य से हड्डी तक नहीं पहुंचा था। सब ठीक है, आप ठीक हो जाएंगी, रोहन ने फुसफुसाया, हालांकि वह खुद भी निश्चित नहीं था। महिला ने धीरे से करवट ली, उसके पीले होंठ हिले। बेहोशी में उसने कमजोर रूप से फुसफुसाया, इतना ही कि रोहन सुन सके, मुझे बचाओ कृपया, मुझे बचाओ। वह मदद की पुकार इतनी तत्काल और कमजोर थी जैसे कोई चाकू सीधे रोहन के दिल में घुस गया हो। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, चुपचाप खुद से वादा किया कि वह अंत तक उसकी रक्षा करेगा। आगे जो कुछ भी इंतजार कर रहा था उसके बावजूद। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। जर्जर किराए के कमरे में खतरे और आशा से भरी एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। छोटे से कमरे में मिट्टी के तेल का दीपक रात की सांस की तरह टिमटिमा रहा था। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी, जो नम फफूंद लगी दीवारों के साथ छोटी धाराओं में बह रही थी। रोहन ठंडे टाइल वाले फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें उस अजनबी महिला से नहीं हट रही थीं, जो पुराने तख्ते पर बेहोश पड़ी थी। पूरा कमरा एक घने, आधे अधूरे और आधे अधूरे माहौल में डूबा हुआ था। उसके पिता सुरेश जी अभी भी कोने के बिस्तर में गहरी नींद में सो रहे थे। कभी कभी खांसी की आवाज पुरानी लकड़ी काटने की तरह खुरदरी लगती थी। रोहन ने चुपचाप एक साफ कपड़ा भिगोया, उसे गर्म पानी में डुबोया और धीरे से उसका माथा पोंछा। उसके हाथ, जो वेल्डिंग से कठोर हो गए थे, अब अपने पिता के अलावा किसी और की देखभाल करते हुए पहली बार अनाड़ी लग रहे थे। महिला की बांह के पास भीगी हुई शर्ट के नीचे रोहन ने एक लंबा कट देखा। खून अभी भी रिस रहा था और कपड़े को भिगो रहा था। उसने एक पल के लिए संकोच किया और फिर घाव के आसपास के कपड़े को सावधानी से काटने के लिए कैंची का उपयोग करने का फैसला किया। धुंधली मिट्टी के तेल के दीपक की रोशनी में उसने एक गहरा तेज कट स्पष्ट रूप से देखा, जो एक सामान्य दुर्घटना जैसा नहीं था। घाव का आकार एक तेज तिरछी रेखा बनाता था, जिसने रोहन को कंपा दिया, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया हो। रोहन ने पुराने प्राथमिक चिकित्सा किट में से पट्टी और एंटीसेप्टिक निकाला। हर बार जब वह महिला की ठंडी त्वचा को छूता तो उसका दिल बैठ जाता। उसका जीवन इस समय हवा में मिट्टी के तेल के दीपक की लौ की तरह नाजुक था। उसने घाव पर सावधानी से पट्टी बांधी। उसकी हरकतें धीमी थीं, जैसे कि उसे डर हो कि थोड़ी सी भी ताकत से वह जीवन फिसल जाएगा। ऐसा करते समय उसका दिमाग हजारों सवालों से घूम रहा था। वह कौन थी? वह आधी रात को मूसलाधार बारिश में दुर्घटना का शिकार क्यों हुई और उसका पीछा क्यों किया जा रहा था? जब वह आखिरी पट्टी बदल रहा था तो एक हल्की कराह सुनाई दी। महिला ने करवट ली, उसकी पलकें कांप उठीं, जिससे काली चमकदार आंखें सामने आईं जो अत्यधिक घबराहट से चमक रही थीं। उसने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ीं, उसकी निगाहें साधारण कमरे में घूमीं और फिर रोहन के चेहरे पर आकर रुक गईं। जैसे कुछ महसूस करते हुए उसने लगातार पलकें झपकाईं और फिर बोली। उसकी आवाज थकावट से कर्कश थी। क्या तुमने मुझे बचाया? रोहन ने अनाड़ीपन से सिर हिलाया, किसी को मत बताना कृपया। उसने रोहन की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ एक बच्चे की तरह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें याचना से भरी थीं। लेकिन तुम इतनी बुरी तरह से घायल हो, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। रोहन हकलाया, उसका तर्क उसे सही काम करने के लिए चीख रहा था। नहीं, उसने कमजोर रूप से सिर हिलाया, उसकी सांसें टूट रही थीं। अगर तुम रिपोर्ट करोगे तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर ने रोहन को चुप करा दिया।
किसी तरह उस पल में उसने उस पर बिना शर्त विश्वास कर लिया। यह महिला सिर्फ एक दुर्घटना का शिकार नहीं हुई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। रोहन ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। एक पीली मुस्कान उसके होठों पर आ गई इससे पहले कि उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। रोहन उसके बगल में बैठ गया, उसका दिल बेचैन था। वह अपने जीवन में कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ा था। फिर भी अब बारिश में किसी को बचाने के एक ही काम के कारण वह अनजाने में एक रहस्यमयी कहानी में कदम रख चुका था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। अचानक उसने पतला कंबल खींचकर उसे ढक दिया। जर्जर दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा घुस रही थी जिससे मिट्टी के तेल का दीपक हिल रहा था। बाहर बारिश कम होने लगी थी। केवल कुछ छोटी बूंदें टिन की छत पर छिटपुट रूप से गिर रही थीं। जैसे ही रोहन उठने वाला था, अपनी बेहोशी में महिला अचानक बड़बड़ाने लगी। शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन इतने स्पष्ट थे कि रोहन सुन सके। लोगों का एक समूह मेरा पीछा कर रहा है, उन्हें मुझे खोजने मत देना। रोहन जम गया। लोगों का एक समूह उसका पीछा कर रहा है, तो उसने आज रात जो कुछ भी देखा था, बारिश में छिपी काली छाया, वह सब सच था। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। रोहन की आंखें अनजाने में छोटे से कमरे के चारों ओर घूमीं, जैसे कि उसे डर हो कि किसी भी क्षण पीछा करने वाला अंधेरे से बाहर निकल आएगा। उसने महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे चुपचाप वादा कर रहा हो कि वह किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। गली के बाहर एक मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज ने रोहन को उसके विचारों से बाहर निकाला। इंजन की आवाज तेज थी, जो किराए के इलाके के निवासियों की पुरानी खटारा गाड़ियों से अलग थी। एक के बाद एक दो मोटरसाइकिलें तेजी से गुजरीं। उनकी हेडलाइट्स ने सुनसान गली के कोने को रोशन कर दिया। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की को ढकने वाला पतला पर्दा खींच लिया, मिट्टी के तेल का दीपक बुझा दिया, केवल एक पतली सी रोशनी छोड़कर। मोटरसाइकिलों की आवाज करीब और करीब आती गई। गीली सड़क पर हर पहिए की चीख की आवाज कमरे के अंदर तक गूंज रही थी। सुरेश जी ने करवट ली, कुछ बार धीरे से खांसा और फिर सो गए। महिला अभी भी बेहोश और निश्चल थी। केवल रोहन टिमटिमाते अंधेरे में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें जर्जर लकड़ी के दरवाजे से नहीं हट रही थीं। अपने जीवन में पहली बार उसने खुद को बाहर की ताकतों के सामने इतना छोटा और अकेला महसूस किया। देर रात बारिश की आवाज कम हो गई। केवल उसके सीने में गूंजती, उसके दिल की भारी धड़कन बची थी, जैसे एक बहुत बड़े तूफान के आने की चेतावनी की घंटी हो। अचानक कार के हॉर्न की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। जर्जर किराए के इलाके में टिन की छतें चरमरा रही थीं, जैसे वे बारिश के बाद आई ठंडी हवा के झोंके से उड़ जाना चाहती हों। रोहन चौंक कर उठ बैठा। उसने पतला कंबल खींचकर अपने पिता और अजनबी महिला को ढक दिया। उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी हुई थीं। उस पल में हवा जैसे जम गई थी। चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स ने गरीब मोहल्ले के हर कोने को रोशन कर दिया। यह इलाका, जो अंधेरे और खामोशी का आदी था, इतना उज्ज्वल कभी नहीं हुआ था। रोहन ने धीरे से उस पुराने घिसे हुए तौलिए को खींचा, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसे आदत के तौर पर अपने गले में लपेट लिया, जैसे कि वह फीका पड़ा हुआ कपड़ा उसे आने वाली चीजों से बचा सकता हो। बाहर पहियों के रुकने की आवाज तेज, लगातार कदमों की आवाज गूंज उठी। काले वेस्टकोट पहने एक लंबा आदमी, जिसके कान में एक ईयरपीस था, किराए के कमरों की कतार की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी तेज ठंडी आंखें सब कुछ देख रही थीं। ठीक उसके पीछे दर्जनों अन्य लोग, सभी अंगरक्षक की वर्दी पहने, आधुनिक संचार उपकरण लिए हुए थे। थोड़ी दूर पर सुपर कारों के काफिले की रोशनी चमक रही थी। रोल्स रॉयस, बेंटले, वे सभी अस्थायी रूप से लगाए गए हाई प्रेशर लैंप के नीचे चमक रहे थे।
एक मिनी हेलीकॉप्टर भी किराए के इलाके से ज्यादा दूर नहीं, एक खाली जमीन पर धीरे धीरे उतर रहा था। प्रोपेलर से उठी हवा ने धूल के बादल उड़ा दिए। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग घूम रहा था। पूरी गरीब बस्ती जाग गई। रोशनी छिटपुट रूप से जल गई। हर जर्जर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला, नींद से भरी आंखें बाहर झांक रही थीं। उनकी आंखों में आश्चर्य, विस्मय और डर का मिलाजुला भाव था। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक बूढ़े पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। किसी ने जवाब नहीं दिया। काले वेस्टकोट वाले आदमी ने बस हाथ से इशारा किया और तुरंत कई अन्य अंगरक्षक एक शिकारी जाल की तरह फैल गए। वे कुछ ढूंढ रहे थे, या यूं कहें कि किसी को। अचानक एक लिमोजिन किराए के घरों की कतार के ठीक सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। अंधेरे से बाहर एक महिला सादे कपड़ों में निकली, एक सफेद टी शर्ट, ग्रे जीन्स। उसके कपड़े के जूते कीचड़ से सने हुए थे। पहली नज़र में वह एक सामान्य कामकाजी व्यक्ति से अलग नहीं लग रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आंखें वे तेज, अधिकारपूर्ण थीं। एक ऐसा आभा था जिसने भीड़ को सहज रूप से रास्ता देने के लिए मजबूर कर दिया। वह मीरा कपूर थीं। रोहन ने उसे देखा और सोचा कि वह सपना देख रहा है। कुछ ही घंटे पहले वह उसके कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर कमजोर था, बेहोशी में मदद के लिए पुकार रही थी। फिर भी अब वह अंगरक्षकों की एक सेना के बीच तनकर खड़ी थी। उसके पीछे सैकड़ों करोड़ की सुपर कारों का काफिला था। मीरा कपूर सीधे आगे बढ़ीं। उनकी निगाहें जिज्ञासु भीड़ पर एक बार घूमीं और फिर रोहन के जर्जर कमरे पर आकर रुक गईं। वह दरवाजे पर जम गया। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटे। अचानक मीरा कपूर उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रोहन का खुरदरा हाथ पकड़ा, उसे कसकर दबाया। उसकी आंखें गहरी कृतज्ञता और भावना से चमक उठीं। यह वह व्यक्ति है, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज ठंडी रात में दूर तक गूंज उठी, जिसने मेरी जान बचाई, जिसका मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। फुसफुसाहटें एक टूटे हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह उठने लगीं। लोगों ने रोहन को देखा। वह गरीब मजदूर जो दिन भर कबाड़ बीनता था, जिसका कभी तिरस्कार किया जाता था, जिसे अपने पिता के पुराने कर्ज के लिए पीटा जाता था। आश्चर्य और प्रशंसा की मिली-जुली नजरों से गन्ने का रस बेचने वाली शीला आंटी बैठ गईं, बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, वह रोहन है, वह गरीब वेल्डर रोहन। आखिरी कमरे में रहने वाली दादी भी सिसक रही थीं, विश्वास नहीं कर पा रही थीं। गाड़ी ठीक करने वाले शंकर चाचा, जिन्होंने कभी रोहन को बेरहमी से डांटा था, अब अपना मुंह खोले खड़े थे, लगातार अपना सिर खुजला रहे थे। सुपरकारों के काफिले से आने वाली रोशनी ने दृश्य को और भी अविश्वसनीय बना दिया, जबकि गांव वाले अभी भी स्तब्ध थे। अंगरक्षकों ने तुरंत रोहन और मीरा कपूर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। ठीक उसी समय एक चुस्त दुरुस्त अंगरक्षक, जिसका चेहरा गंभीर था, पास आया और मीरा कपूर के कान में कुछ फुसफुसाया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। एक कोमल भाव से वह अचानक डरावनी रूप से ठंडी हो गई। उसकी आंखें मोहल्ले के आखिर में अंधेरे की ओर घूमीं, जहां कुछ अजीब मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। उनकी हेडलाइट्स बंद थीं। बिना कुछ कहे उसने सिर हिलाकर इशारा किया। तुरंत 3 या 4 अंगरक्षक उस ओर भागे। उनकी काली परछाइयां उस ओर तेजी से बढ़ीं। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे केवल यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि आज रात यह गरीब किराए का इलाका अब एक सामान्य, शांत कोना नहीं रहा। एक असली तूफान आ गया था। एक तूफान जो न केवल शक्ति और पैसा लाया, बल्कि खतरा और काले रहस्य भी लाया। उसने अपने गले में पुराने तौलिए को कस लिया।
उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। शायद उस पल से रोहन का जीवन एक नए अध्याय में बदल गया, एक ऐसा अध्याय जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। दिन की पहली किरणें टिन की छत के छेदों से छनकर आ रही थीं। नम जमीन पर पतली रोशनी की धारियां बना रही थीं। रोहन ने अभी अभी अपने पिता के लिए दलिया बनाने के लिए आग जलाई ही थी कि किराए के कमरे के दरवाजे के बाहर एक गहरे इंजन की आवाज गूंज उठी। वह बरामदे में बाहर आया, अपनी आंखें सिकोड़कर एक शानदार चमकदार कार को देखा जो किराए के इलाके के गेट के सामने खड़ी थी। काली मर्सिडीज मेबैक जर्जर घरों के ढेर के बीच रखे एक कीमती रत्न की तरह हर किसी को सिर उठाकर घूरने पर मजबूर कर रही थी। मजदूर वर्ग का मोहल्ला, जो केवल पुरानी मोटरसाइकिलों और खटारा ऑटो रिक्शा का आदी था, अब कल्पना से परे इस विलासिता से मंत्रमुग्ध था। गली के नुक्कड़ पर अपनी दुकान से झांकते हुए नूडल्स बेचने वाले चाचा ने फुसफुसाया, वह कार शायद इस पूरे इलाके की कीमत के बराबर है। रोहन स्तब्ध खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। संदेह और भय का एक मिश्रण उमड़ रहा था। अपने फीके पड़े काम के कपड़ों और गले में लिपटे घिसे पिटे तौलिए में वह अचानक उस भव्यता के सामने छोटा और खोया हुआ महसूस करने लगा। कार का दरवाजा खुला और मीरा कपूर बाहर निकली। उनका रूप कल रात की तरह ही सादा था, लेकिन हर हाव भाव में एक छिपी हुई गरिमा थी। उनके पीछे अंगरक्षकों का प्रमुख एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसका चौकोर चेहरा गंभीर लेकिन दयालु आंखें थीं। मीरा कपूर रोहन के पास आईं, उनके होठों पर एक गर्म मुस्कान थी। रोहन, उन्होंने धीरे से इसका काले होकर उनके पीछे होठों पर, लेकिन इतनी जोर से कहा कि पूरा मोहल्ला सुन सके, मैं तुम्हारी जान की कर्जदार हूं, मैं इस एहसान को उचित तरीके से चुकाना चाहती हूं। रोहन एक कदम पीछे हट गया, हकलाते हुए कुछ बोल नहीं पाया। मीरा कपूर ने कागजों का एक बंडल निकाला, जिस पर एक प्यारे से छोटे घर की तस्वीर थी, जिसकी छत लाल टाइलों की थी। एक विशाल आंगन था जो यहां से ज्यादा दूर नहीं, एक शांत पड़ोस में स्थित था। मैंने यह घर तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम और तुम्हारे पिताजी वहां रहने जा सकते हो। वहां सुरेश जी को बेहतर चिकित्सा देखभाल मिलेगी। अब बारिश, गर्मी या ठंड की कोई चिंता नहीं होगी। पूरा मोहल्ला सांस रोके हुए था। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने पूरे जीवन में एक सभ्य घर का सपना नहीं देखा था। आसमान से गिरे ऐसे उपहार की तो बात ही छोड़िए। उसने अपने गले में पुराने तौलिए को कस लिया और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कर्कश थी। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता, मैडम। आश्चर्य की लहर पूरे मोहल्ले में फैल गई। बढ़ई चाचा का मुंह खुला रह गया। सब्जी बेचने वाली आंटी ने तो अपने हाथ में पकड़ी हरी सब्जियों की टोकरी भी गिरा दी। मीरा कपूर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। क्यों, उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। रोहन ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मैंने किसी को इनाम पाने के लिए नहीं बचाया, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। यह लड़का सच में बेवकूफ है या बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? इतना कुछ मिल रहा है और मना कर रहा है। सच में उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ये शब्द उसके कानों में सुइयों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन रोहन ने परवाह नहीं की। उसे केवल इतना बड़ा उपहार अस्वीकार करने पर अपने दिल में हल्कापन महसूस हुआ। मीरा कपूर ने रोहन को काफी देर तक देखा और फिर सभी के आश्चर्य के लिए उन्होंने बहुत नीचे झुककर प्रणाम किया। एक ऐसा कार्य जिसने भीड़ को अवाक कर दिया। ईमानदारी से धन्यवाद रोहन, तुम्हारे जैसा व्यक्ति सम्मान का पात्र है। माहौल पूरी तरह से शांत था। जो मुंह कभी गाली गलौज और तिरस्कार करते थे, वे अब खुले और चुप थे।
बगल में खड़े अंगरक्षक प्रमुख ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी बूढ़ी आंखों में प्रशंसा की एक दुर्लभ चमक थी, जबकि रोहन अभी भी नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मीरा कपूर ने धीमी गर्म आवाज में जारी रखा, अगर तुम घर स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे लिए काम करने का प्रस्ताव स्वीकार करो। पूरे मोहल्ले ने एक साथ धीरे से सांस ली, जैसे पुरानी टूटी हुई खिड़की के दरारों से हवा का झोंका गुजर रहा हो। मीरा कपूर मुस्कुराएं, अंगरक्षक के रूप में नहीं और न ही नौकर के रूप में। मुझे तुम्हारे जैसे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे साथ खड़ा हो, महत्वपूर्ण मामलों में सहायता करे। वेतन तुम्हारे पिछले वेतन से 10 गुना होगा। रोहन स्तब्ध था। एक हाथ ने उसके गले में पुराने तौलिए को कस लिया, दूसरा हाथ कांपते हुए घर की तस्वीर पकड़े हुए था। उसके दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं, संदेह, कृतज्ञता, भय और अपनी किस्मत बदलने की इच्छा भी। भीड़ के पीछे लोग फुसफुसा रहे थे, देखा, जिंदगी सच में अप्रत्याशित है। कल वह एक कीड़ा था, आज वह एक महान व्यक्ति बन गया है। कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ ने प्रशंसा और ईर्ष्या की मिलीजुली नजरों से रोहन की ओर देखा। और रोहन, वह सिर्फ चुप रहा। उसका दिल भारी था। एक हिस्सा तुरंत हाँ कहना चाहता था, अपने पिता के लिए, अपने जीवन के लिए। एक और हिस्सा डर रहा था कि वह कुछ अधिक कीमती खो देगा, वह आत्मसम्मान जिसे उसने इन कठिन वर्षों में कसकर पकड़ रखा था। उसके कान में उसे कमरे के अंदर से अपने पिता की खांसी की आवाज सुनाई दी। रोहन की आंखें मीरा कपूर की आंखों में गहराई से झांकीं, आंखें जिनमें न केवल धन था बल्कि विश्वास भी था। और उस पल में वह जानता था कि उसकी पसंद न केवल उसकी अपनी किस्मत बदलेगी बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करेगी जिन्हें वह प्यार करता था। उस रात छोटा तंग किराए का कमरा, दरवाजे की दरारों से आती ठंडी हवा के झोंकों के नीचे सिकुड़ता हुआ लग रहा था। टिमटिमाते मिट्टी के तेल के दीपक ने पीली दागदार दीवारों पर एक कमजोर रोशनी डाली। बंजर जमीन के बाहर कीड़ों की आवाज सुरेश जी की भारी घरघराती सांसों में मिल गई, जिससे माहौल और भी निराशाजनक हो गया। रोहन बिस्तर के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। पुराना तौलिया अभी भी आदत के तौर पर उसके गले में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बेचैनी से बिस्तर के सिरहाने लटकी पुरानी फटी हुई सुरक्षा जैकेट को घूर रही थीं। बिना रुके कड़ी मेहनत के दिनों का एक मूक गवाह, वह पूरी रात सो नहीं सका। रोहन के दिमाग में छवियां लगातार घूम रही थीं। मीरा कपूर का गर्म हाथ जीवन बदलने वाला निमंत्रण दे रहा था। उसके पिता की थकी हुई लेकिन उम्मीद भरी आंखें, पड़ोसियों की द्वेषपूर्ण फुसफुसाहटें, सब कुछ एक उलझे हुए जाल की तरह उसके दिमाग को कस रहा था। वह डर गया था कि सिर्फ एक कदम से वह अपने जीवन में बची आखिरी शुद्ध चीज, आत्मसम्मान, खो देगा। अंदर उसके पिता की खांसी ने रोहन को चौंका दिया। वह जल्दी से उठा, एक गिलास पानी डाला और फिर झुककर सुरेश जी को छोटे छोटे घूंट पीने में मदद की। उसके पिता का चेहरा धंसा हुआ था। उनकी धुंधली आंखें बुढ़ापे और बीमारी की कमजोरी को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थीं। गिलास नीचे रखकर सुरेश जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, उनके पतले कांपते हाथ कसकर पकड़ लिए। रोहन, उन्होंने कर्कश आवाज में कहा, पिताजी जानते हैं कि तुम्हारा दिल भारी है। उसने अपना सिर झुका लिया। उसके कठोर हाथ ने उस हड्डीदार हाथ को कस लिया। दर्द उसके सीने में एक गांठ की तरह उठ गया। लेकिन पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उन्होंने जारी रखा। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। पिताजी केवल यह आशा करते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सम्मान से अपना सिर ऊंचा करके जी सकोगे। मेरी वजह से जीवन बदलने का अवसर मत ठुकराना। रोहन ने अपने होठों को भींचकर अपने गले में एक सिसकी को दबा लिया। सुरेश जी थके हुए दीवार के सहारे टिक गए।
अपने इकलौते बेटे को ऐसे देख रहे थे जैसे वह अपने धीरे धीरे मुरझाते दिमाग में उसके चेहरे की हर रेखा को अंकित करने की कोशिश कर रहे हों। तुमने किसी की जान बचाई है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और टूटी फूटी थी। यह कुछ ऐसा है जिसे ऊपर वाले ने देखा है, इसलिए इनाम मिलना स्वाभाविक है। एक भारी खामोशी छा गई। रोहन वहां बैठा रहा, अपना सिर अपने पिता के कंधे पर रखकर। आंसू चुपचाप उसके धूप से झुलसे चेहरे पर लुढ़क रहे थे। उसे बोझ उठाने की सहने की आदत थी, लेकिन उसने कभी भी अपने नाजुक आत्मसम्मान और अपने ही परिवार के भविष्य के बीच इतनी कठिन पसंद का सामना नहीं किया था। बाहर हवा बंजर पेड़ों के माध्यम से बह रही थी, दरवाजे पर चिपके कुछ पुराने अखबारों को उड़ा रही थी। दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज आई, जो एक विदाई गीत की तरह उदास थी। रोहन वहां बहुत देर तक बैठा रहा। जब गली के आखिर में पहली मुर्गे की बांग सुनाई दी तो वह चुपचाप उठा। पुराना तौलिया उसके गले में एक और बार कस गया। उसकी आंखें अब गीली नहीं थीं। केवल एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ निगाह थी जिसने अपना मन बना लिया था। उस सुबह रोहन पूरे मोहल्ले के आश्चर्य के बीच अपने किराए के कमरे से बाहर निकला। मर्सिडीज अभी भी गली के सामने खड़ी थी। एक धैर्यपूर्ण अनुस्मारक की तरह अंगरक्षक प्रमुख न जाने कब से इंतजार कर रहा था। उसका आसन एक मूर्ति की तरह सीधा था। रोहन को आते देख उसने बस बहुत धीरे से सिर हिलाया और फिर उसे अंदर आने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। शांत कार के डिब्बे में मीरा कपूर सीधी बैठी थीं। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन वे अपनी घबराहट नहीं छिपा पा रही थीं। रोहन उनके सामने बैठ गया। उसके दोनों हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज कर्कश लेकिन स्थिर थी। मैं सहमत हूं। एक छोटा सा वाक्य जो एक पूरी नई दुनिया खोल रहा था। मीरा कपूर मुस्कुराईं, एक कोमल मुस्कान जो एक शक्तिशाली अरबपति की नहीं थी, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह थी, एक आत्मीय साथी जिसने अभी अभी कुछ कीमती पाया था। लेकिन रोहन ने जारी रखा। उसकी आंखों में एक दृढ़ प्रकाश चमक रहा था। मैं केवल सबसे निचले पद से स्वीकार करूंगा, किसी भी अन्य मजदूर की तरह। कोई विशेष व्यवहार नहीं, कोई पक्षपात नहीं। इस कथन ने मीरा कपूर को थोड़ा चौंका दिया। उन्होंने रोहन को काफी देर तक देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, तुम अपनी इच्छानुसार ही काम करोगे। कार धीरे धीरे छोटी सड़क, कार धीरे धीरे छोटी खारता की समय था, पर सरकने लगी। पीछे गरीब किराए का इलाका छोड़ दिया, जहां आंखें जिज्ञासा और गपशप से भरी हुई थीं। कार के अंदर सुबह की धूप चमक रही थी। रोहन के गले में पुराने तौलिए पर प्रतिबिंबित हो रही थी। एकमात्र चीज जिसे वह अपने जीवन बदलने वाले सफर पर अपने साथ लाया था। उसके आंखें करीबन बंद रहा। दिल में पिछली रात उसके पिता की सलाह अभी भी गूंज रही थी। अमीर या गरीब, यह सब बाहरी है। केवल तुम्हारे दिल में गर्व और दयालुता ही तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। कार धीरे धीरे एक लंबी पक्की संगमरमर की सड़क पर मुड़ी। दोनों ओर सावधानी से तराशे गए देवदार के पेड़ थे, जिनकी हरी पत्तियां छतरियों की तरह फैली हुई थीं। सुबह की सुनहरी धूप पूरे स्थान पर धीरे धीरे फैल रही थी, जिससे शाखाओं पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थीं। रोहन सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था। उसका दिल सैकड़ों चिंताओं से भरा हुआ था। उसके कठोर हाथ ने अपनी शर्ट की जेब में छिपे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। वह फीका खुरदरा कपड़ा, लेकिन उसके लिए यह उसे पुरानी दुनिया से बांधने वाली एक रस्सी की तरह था, उन कठिन दिनों के साथ जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकता था। लगभग 3 मीटर ऊंचा लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, जिससे सामने एक शानदार हवेली दिखाई दी। हाथीदांत की सफेद दीवारों पर जटिल सोने की रेखाओं से सजावट थी। पन्ना हरी गुंबददार
छत समुद्र की लहरों की तरह धीरे धीरे घुमावदार थी। आंगन के बीच में एक फव्वारा ठंडी धुंध छोड़ रहा था। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज एक स्वागत संगीत की तरह गूंज रही थी। रोहन ने अपना थूक निगला। रास्ते के दोनों ओर खड़े साफ सुथरे वर्दी पहने कुछ लोगों की जांच पड़ताल भरी नजरों के नीचे कार से बाहर निकला। एक सफेद बालों वाली, गरिमापूर्ण दिखने वाली महिला जो हल्के नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी, पास आई। उसकी आंखें ठंडी नहीं थीं, लेकिन दोस्ताना भी नहीं थीं। वह रोहन के सामने रुकी एक अविभाज्य भाव से उसे सिर से पैर तक देखा। तुम रोहन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज गहरी और तेज थी। रोहन ने सिर हिलाया, विनम्रता से प्रणाम किया। जी आंटी, श्रीमती गीता, उसने ठीक किया। उसकी तेज आंखें उसे देख रही थीं। यहाँ की गृह प्रबंधक, आज से तुम मेरे मार्गदर्शन में काम करोगे। रोहन ने जल्दी से सिर झुकाया। जी, मैं आपकी बात मानूंगा। श्रीमती गीता ने सिर हिलाया, उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे सफेद संगमरमर से पक्के गलियारे से गुजरे, दोनों तरफ तेल चित्रों से सजे लंबे घुमावदार गलियारों से गुजरे और एक खिले हुए रंगीन फूलों के बगीचे से भी गुजरे। हवा में फूलों की हल्की खुशबू ने रोहन के दिल में एक उदासीन भावना जगा दी। उसे अपने घर के पास की गरीब संकरी गली याद आ गई, जहां हर देर से शरद ऋतु में पुराने दूधिया फूलों के पेड़ पूरे आंगन को सफेद कर देते थे। श्रीमती गीता स्टाफ क्वार्टर के दरवाजे के सामने रुकीं। तुम्हारा कमरा यहां है। उन्होंने कतार के आखिर में छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे काम शुरू करो। पहला काम आंगन की सफाई करना, बगीचे की देखभाल करना, कचरा फेंकना है। अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। रोहन को विशाल गलियारे के बीच में अकेला छोड़ दिया। उसके हाथ में एक चाबी थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह एक पूरी तरह से अपरिचित दुनिया में कदम रख रहा है, जहां आत्मसम्मान जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि धैर्य और निरंतर प्रयास की कमी है। उस सुबह रोहन ने एक सफाईकर्मी के रूप में अपना काम शुरू किया। उसने हल्के नीले रंग की वर्दी पहनी। हाथ में झाड़ू लेकर वह आंगन के हर पत्थर को झाड़ रहा था, जिस पर अभी भी पिछली रात की बारिश का पानी था। सुबह की धूप उसके धूप से झुलसे चेहरे पर पड़ रही थी, साफ आंगन पर उसकी छाया डाल रही थी। हवेली में अन्य कर्मचारी उसके पास से आधी अवमानना आधी घृणा की नजरों से गुजरे। सुना है उसने मालकिन को बचाया था, इसलिए वह यहां आया है। एक युवा लड़की ने अपने दोस्त से फुसफुसाया, जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि रोहन सुन सके। वरना क्या लगता है? एक ईमानदार मजदूर पहरे पर खड़े गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रोहन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ नहीं सुना हो। वह आंगन झाड़ता रहा, गेट पोंछता रहा, पेड़ काटता रहा, खरपतवार निकालता रहा, हर छोटा काम सावधानी से करता रहा, जैसे कि वह अपने पुराने किराए के मोहल्ले का गरीब आंगन हो। दोपहर के करीब जब उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी, तो एक मोटा सूट पहने हुए आदमी, जो खुद को हवेली का संपत्ति प्रबंधक बताता था, पास आया। तुम, उसने रूखेपन से बुलाया। जाओ, कार पार्किंग क्षेत्र को साफ करो, जल्दी। रोहन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसके हाथ में पानी की एक बाल्टी और एक पोछा थमा दिया। रोहन ने अपने दांत भींचे उसे ले लिया और चुपचाप गैरेज की ओर चला गया। कार पार्किंग क्षेत्र विशाल था। छत बहुत ऊंची थी। नियन रोशनी चमक रही थी। दर्जनों महंगी चमकदार कारें सीधी कतारों में खड़ी थीं। चमड़े और गैसोलीन की गंध घुटन भरी और अपरिचित हवा में मिली हुई थी। रोहन ने मेहनत से हर सीढ़ी पहियों से चिपकी, हर कीचड़ की लकीर को पोंछा। उसके माथे पर पसीना बहगी रहा था, जिससे उसकी पतली वर्दी की शर्ट भी भीग गई थी।
जब वह आधा काम कर चुका था तो अचानक कहाँ से एक फिसलन भरी साबुन के पानी की लकीर ठीक उसके पैरों के नीचे डाली गई। रोहन का पैर फिसल गया और वह लगभग ठंडे गैरेज के फर्श पर मुंह के बल गिर गया। पीछे से एक खिलखिलाहट की आवाज आई। मुड़कर रोहन ने उसी प्रबंधक की उपहासपूर्ण आंखें देखीं। अभी से गिर गए, तुम क्या कर सकते हो, उसने अपमानजनक टिप्पणी की। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन खुद को रोक लिया। वह उठा और बिना एक शब्द कहे चुपचाप पानी की लकीर को साफ कर दिया। ठीक उसी समय ऊंची एड़ी के जूतों की एक नियमित आवाज सुनाई दी। मीरा कपूर प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उनका हाव भाव शांत था, लेकिन उनकी आंखें एक पतले चाकू की तरह तेज थीं। वह प्रबंधक के ठीक सामने रुकीं। उनकी बर्फीली ठंडी आंखें फर्श पर साबुन के पानी की लकीर पर घूमीं और फिर उसके लाल चेहरे पर रुक गईं। यहां क्या हो रहा है? उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा स्थान चुप हो गया। प्रबंधक हकलाया, जी, जी। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। छोटी मीरा कपूर ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। यहां सुरक्षा की कमी का मतलब जिम्मेदारी की कमी भी है। क्या आपको लगता है कि यह छोटी बात है? उसे सफाई देने का मौका दिए बिना वह रोहन की ओर मुड़ी। उनकी आवाज नरम हो गई। रोहन, तुम ठीक हो? रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी फर्श पर थीं। मीरा कपूर ने ठंड से कहा, मानव संसाधन विभाग तुमसे तुरंत संपर्क करेगा। फिलहाल तुम निलंबित हो। यह वाक्य प्रबंधक की आंखों में सभी भ्रमों को काटने वाले चाकू की तरह था। वह पीला पड़ गया, जल्दी से सिर झुकाया और फिर तेजी से चला गया। रोहन वहां खड़ा था, स्तब्ध। मीरा कपूर ने बस धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, धीरे से कहा, यहां निष्पक्षता अनिवार्य है, कोशिश करते रहो। और फिर मुड़कर चली गई, रोहन को उसके दिल में एक सुलगती हुई आग के साथ छोड़कर। पहले से कहीं ज्यादा वह समझ गया था कि इस दुनिया में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए दयालुता के अलावा साहस की भी आवश्यकता है, धैर्य और एक गर्व जो कभी नहीं झुकता। 1 सप्ताह बीत गया। धैर्य पार कोशालास के लिए तुमार के किया था और बड़ी तार के संबंध तक कर दौड़ के कानून पर कार था। रोहन अभी भी संदिग्ध नजरों और फुसफुसाहटों के बीच चुपचाप काम करता रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की और न ही खुद को सही ठहराने की कोशिश की। हर सुबह फीका पड़ा हुआ पुराना घिसा पिटा तौलिया अभी भी आदत के तौर पर उसकी शर्ट की जेब में रखा रहता था, जो गरीब जीवन से एकमात्र स्मृति चिन्ह था, एक अनुस्मारक के रूप में कि उसे अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है, भले ही वह धन और वैभव के बीच खड़ा हो। उस शाम बगीचे में अपना काम पूरा करने के बाद रोहन को हवेली के पीछे के गोदाम को साफ करने का काम मिला, जहां मीरा कपूर के परिवार की सबसे कीमती प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। पीली गलियारे की रोशनी ने चमकदार टाइल वाले फर्श पर उसकी लंबी छाया डाली। गोदाम का दरवाजा बंद था, एक बड़ा ताला अभी अभी बदला गया था। केवल भरोसेमंद कर्मचारियों को ही इस जगह के पास आने की अनुमति थी। रोहन ने एक मध्यम आयु वर्ग के प्रबंधक से चाबी ली, जो हमेशा उसे ठंडी और व्यंग्यात्मक नजरों से देखता था। उसके चारों ओर का तनावपूर्ण माहौल भारी था, जैसे कि हर ईंट उसके हर कदम की जांच कर रही हो। जैसे ही रोहन गोदाम में दाखिल हुआ, पुरानी लकड़ी और नए पेंट की गंध आपस में मिल गई, जिसमें समय की एक हल्की सी बासी महक थी। कांच की अलमारियों में कीमती प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित थीं। ली राजवंश के चीनी मिट्टी के फूलदान, गुयेन राजवंश के जेड कटोरे, उत्तम जेड से बनी छोटी बुद्ध की मूर्तियां। उसने सावधानी से हर शेल्फ को पोंछा, एक भी उंगलियों का निशान छोड़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ठीक उसके पीछे एक छाया एक एक्लेयर की तरह तेजी से गुजरी। एक टूटने की आवाज आई, एक प्राचीन फूलदान फर्श पर गिर गया, टुकड़ों में बिखर गया। रोहन तेजी से मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वही प्रबंधक आगे बढ़ा, उसके मुंह पर एक द्वेषपूर्ण मुस्कान थी।
उसने टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा किया, जोर से चिल्लाया, चोर गोदाम में तोड़फोड़ करने वाला चोर है। एक पल में पूरा गोदाम टॉर्च की रोशनी और कदमों की गड़गड़ाहट से रोशन हो गया। गार्ड, प्रबंधक, यहां तक कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारी भी आ गए। सभी ने रोहन पर शक भरी नजरों से देखा, जो अराजक दृश्य के बीच में स्तब्ध खड़ा था। प्रबंधक ने सीधे उसके चेहरे पर उंगली उठाई। यह यही है, मैंने शुरू से ही चेतावनी दी थी। इस तरह के निम्न वर्ग के लोग चोरी करने के आदी होते हैं। फुसफुसाहटें, घृणित नजरें रोहन पर ओलों की तरह बरसीं। वह चुप खड़ा रहा। उसके हाथ ने अपनी शर्ट की जेब में पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे। कोई सफाई नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। उसकी चुप्पी ने भीड़ को और भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनमें से कुछ ने उसे गाली दी और धक्का भी दिया। उस पल में गलियारे के आखिर से एक सिलुएट धीरे धीरे पास आई। रोशनी ने एक नरम रेशम की पोशाक पर प्रकाश डाला, जो एक राजसी, ठंडी उपस्थिति को दर्शाती थी। मीरा कपूर वह भीड़ के सामने रुकीं। उनकी आंखें एक बार घूमीं और फिर रोहन के शांत चेहरे पर रुक गईं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज हल्की थी लेकिन अधिकार से भरी थी, मुझे वीडियो फुटेज दिखाओ। एक तकनीकी कर्मचारी घबराकर एक टैबलेट लाया। बस कुछ ही टैप के साथ सुरक्षा कैमरे से फुटेज दिखाई दी। स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से प्रबंधक को चुपके से फूलदान को नीचे धकेलते हुए और फिर पीछे हटकर रोहन के आने का इंतजार करते हुए दिखाया गया था। हवा जम गई। जो लोग अभी अभी चिल्ला रहे थे, वे अचानक अपना सिर नीचे कर लिए। मीरा कपूर प्रबंधक की ओर मुड़ी। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इस क्षण से तुम अब इस जगह के नहीं हो। प्रबंधक घुटनों के बल गिर गया, माफी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और मुड़कर चली गईं। और रोहन, वो अभी भी वहां खड़ा था, अपने हाथ में पुराना तौलिया कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लोग बिखर गए, हर कोई अलग अलग भावों के साथ, कुछ भ्रमित, कुछ शर्मिंदा। दूसरों ने राहत की सांस ली, जैसे कि उन्होंने अभी अभी अपने सिर पर गिरने वाले वज्रपात से बचा लिया हो। श्रीमती गीता, पुरानी गृह प्रबंधक, प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में खेद का भाव था। जब रोहन उनके पास से गुजरा तो उसने उन्हें बहुत गहरा प्रणाम किया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा की एक दुर्लभ चमक थी। उस शाम जब रोहन चुपचाप गोदाम को साफ कर रहा था, मीरा कपूर अचानक दिखाई दी। वह दरवाजे के पास खड़ी थीं, लकड़ी के फ्रेम पर धीरे से झुकी हुई थीं। पीली नरम रोशनी उनकी पतली पोशाक पर पड़ रही थी। रोहन, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी एक बड़े सपने का सपना देखा है? रोहन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरी रात में चमकती हुई लग रही थीं। उस रात देर हो चुकी थी। हवा संगमरमर के गलियारे से धीरे धीरे बह रही थी। दूधिया फूलों की मीठी सुगंध हर जगह फैल रही थी। रोहन ने ऊंचे विशाल आकाश को देखा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी भावना उठी, जैसे कि उसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ ले रहा हो। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। गरीबी में इतने साल बिताने के बाद पहली बार उसके अंदर कुछ ऐसा जगा जिसे वह लंबे समय से भूल चुका था, आशा। भारी बड़ा गेट रोहन के पीछे बंद हो गया। शांत रात में एक सूखी खटाक की आवाज आई। वह पत्थर से पक्के फुटपाथ पर स्तब्ध खड़ा था। उसके हाथ ने अनजाने में अपनी शर्ट की जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। स्ट्रीट लाइट ने एक पीली रोशनी की पट्टी डाली, जो उसकी पतली अकेली छाया को लंबा कर रही थी। रोहन का दिल एक छोटी नाव की तरह बेतहाशा धड़क रहा था, जो 3 धाराओं के संगम पर डगमगा रही थी। सड़कें सुनसान थीं। केवल देर से शरद थतु की हवा की सरसराहट सूखे पत्तों पर सुनाई दे रही थी, जो सड़क के किनारे कोयले के चूल्हों से उठते हल्के धुएं की गंध में मिली हुई थी। रोहन के हर धीमे कदम फुटपाथ पर चलते हुए
जैसे अनगिनत चिंताओं और शंकाओं का बोझ ढो रहे थे। परिचित कोने पर शांता अम्मा की छोटी सी चाय की दुकान अभी भी रोशन थी। पुराना फटा हुआ तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहा था। मिट्टी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। काउंटर पर कुछ पानी की बोतलें, मूंगफली की कैंडी के पैकेट रखे हुए थे। शांता अम्मा 60 से अधिक उम्र की एक महिला, जिसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, अनाड़ी हाथों से एक टूटे हुए सिरेमिक कप में गर्म हर्बल चाय डाल रही थीं। रोहन बेटा, तुम हो। आओ, पेट को गर्म करने के लिए एक घूंट चाय पी लो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी और कर्कश लेकिन गर्म थी। रोहन एक नीची प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से गर्म कप को पकड़े हुए गर्मी को अपनी ठंडी हथेलियों में रिसने दिया। उसने धीरे से सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर न जाने क्यों उसने स्वाभाविक रूप से अपना दिल खोल दिया। शांता अम्मा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि बाहर की दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शांता अम्मा धीरे से मुस्कुराईं, उनकी आंखें दूर सड़क के आखिर में अंधेरे को देख रही थीं। मैं भी तुम्हारी तरह जवान थी। मैंने भी बड़े सपने देखे थे। मैंने मजदूरों के बाजार में काम खोजने के लिए प्लास्टिक की चप्पलें घिस डाली थीं। एक बार किसी ने मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम दिया। पहले दिन मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने शराब की पूरी ट्रे गिरा दी। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ, मालिक सिर्फ मुस्कुराया और कहा, अपनी गलती सुधारो छोटी लड़की। शांता अम्मा की आवाज धीमी हो गई, जैसे वह पुरानी यादों के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हों। बेटा, कोई भी दुनिया पूरी तरह से किसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर तुम ईमानदार और धैर्यवान हो तो तुम कहीं भी अपनी जगह बना लोगे। ये शब्द ठंडी रात में रोहन के दिल को गर्म करने वाली एक छोटी सी आग की तरह थे। वह चुपचाप आधे भरे कप को देखता रहा। पतली भाप एक नाजुक भ्रम की तरह उठ रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के पीछे छिपी एक चमकदार काली कार के अंदर मीरा कपूर चुपचाप सुन रही थीं। उन्होंने धीरे से मखमल का पर्दा हटाया। उनकी विचार मग्न आंखें गरीब युवक को देख रही थीं। उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। अंगरक्षकों के दल में से कोई नहीं जानता था कि आज रात शक्तिशाली अरबपति ने क्रिस्टल झूमरों से जगमगाते बॉलरूम, शानदार पार्टियों को छोड़कर चुपचाप एक साधारण सड़क के कोने पर एक गरीब मजदूर की आप बीती सुनी थी। मीरा कपूर ने एक गहरी सांस ली। ठंडी शरद थतु की सुगंध कार में भर गई, साथ में नम मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध भी लाई। जीवन की एक सरल लेकिन गहरी गंध। कुछ ही देर बाद उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज पक्की ईंटों पर धीरे धीरे टकराई। मीरा कपूर ने अपना सामान्य शानदार शाम का गाउन नहीं पहना था, बल्कि केवल एक साधारण ग्रे ऊनी कोट पहना था। उनका चेहरा हल्का मेकअप किया हुआ था, उनकी आंखों में एक कोमल चमक थी। रोहन चौंक गया जब उसने महसूस किया कि मीरा कपूर पास आ रही हैं। वह उछल पड़ा, एक ऐसे बच्चे की तरह घबराया हुआ जो बड़ों को चुपके से देखते हुए पकड़ा गया हो। माफ कीजिए मैडम, मैं बस। रोहन हकलाया, उसका चेहरा लाल हो गया। मीरा कपूर मुस्कुराएं उसे बैठने का इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। यह बूढ़ी औरत अच्छी कहानियां सुनाती है, उन्होंने कहा। उनकी गर्म आंखें शांता अम्मा की ओर थीं। शांता अम्मा धीरे से मुस्कुराएं उठीं और अंदर चली गईं, जिससे दो युवा लोगों के लिए जगह बन गई। मीरा कपूर रोहन के बगल में बैठ गईं, कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं और फिर धीरे से पूछा, जैसे कि दो पुराने दोस्तों के बीच सिर्फ बातचीत हो रही हो, रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है? रोहन हैरान था। जवाब देने से पहले कौन सी दुनिया, मीरा कपूर ने जारी रखा। उनकी आवाज सांस की तरह हल्की थी। उसे भी दयालु, धैर्यवान और ईमानदार लोगों की जरूरत है। अमीर दुनिया भी वैसी ही है,
उसे सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, उसे ऐसे दिलों की जरूरत है जो बह जाने के लिए काफी मजबूत हों। शरद, थतू की हवा और ठंडी हो गई। सुनसान सड़क पर सरसराहट करती हुई एक पीला पत्ता गिरा, हवा में घूमा और फिर धीरे से रोहन के कोट के कंधे पर बैठ गया। उसने धीरे से उसे नीचे झाड़ दिया। उसके दिल में एक बहुत ही अजीब भावना उठी, आधा आश्चर्य और आधा भावुक। मीरा कपूर उठी, अपने कोट का कॉलर ठीक किया। कार में बैठने से पहले उन्होंने मुड़कर रोहन को देखकर मुस्कुराईं। कल मैं चाहती हूं कि तुम एक और महत्वपूर्ण पद पर एक नया काम आजमाओ। फिर रोहन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह धीरे से चली गईं। उसे छोटी सी चाय की दुकान पर अकेला छोड़ दिया। उसके हाथ में हर्बल चाय का कप ठंडा हो गया था। उस शरद, थतू की रात रोहन समझ गया था कि कुछ अवसर दूसरी बार नहीं आते हैं और कुछ विश्वासों को कसकर पकड़ने की जरूरत होती है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो। भारी तेल की महक वाली सुरक्षा जैकेट को अब एक साधारण सफेद शर्ट से बदल दिया गया था, जिसकी आस्तीनें बड़े करीने से मुड़ी हुई थीं। कंधों पर अभी भी कुछ सिलवटें थीं। रोहन कार्यालय के बाथरूम में पुराने शीशे के सामने घबराकर खड़ा था, अपने नए अपरिचित रूप को देख रहा था। केवल एक चीज यह थी कि उसकी परिचित टूटी हुई चप्पलें अभी भी उसके पैरों पर थीं, जो उसके कठिन वर्षों के एक अमिट निशान की तरह थीं। समूह की शाखा का कार्यालय शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली में छिपा हुआ था। कोई केवल खार की दिखारन इसके तारप की गारी हुआ, उसकी परिचित कार दिखावा नहीं। यह जगह सामान्य कार्यालयों की परिचित अव्यवस्था को दर्शाती थी। फाइलें ढेर में थीं, फैक्स मशीनें हांफती हुई आवाज कर रही थीं, फोन की घंटी बजती और फिर चुप हो जाती। छत पीली पड़ गई थी। कुछ पुराने छत के पंखे उमस भरी गर्मी में धीरे धीरे घूम रहे थे। रोहन अंदर आया। उसका दिल उत्साह और चिंता दोनों से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आगे कोई जाल है या अवसर। अंदर कुछ कर्मचारी अपनी मेज पर पैर रखकर बैठे थे, चावल के पटाखे चबा रहे थे। उनकी आंखें रोहन को जांच पड़ताल से देख रही थीं। लगभग 40 साल का एक आदमी, जिसकी त्वचा सांवली थी, छोटे बाल थे, एक गिलास आइस्ड टी पकड़े हुए था। उसने अपने मोटे चश्मे के ऊपर से रोहन को देखा, जो उसकी नाक पर टिका हुआ था। तुम नए हो? उसकी आवाज कर्कश थी। जी, मैं रोहन हूं। मुझे अभी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग में नियुक्त किया गया है। रोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। आदमी मुस्कुराया, जिससे उसके सिगरेट से पीले पड़े दांत दिखाई दिए। उसने आइस्ड टी का गिलास मेज पर खटाक से रखा। रोहन को बगल की खाली प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं प्रकाश हूं, यहां का विभाग प्रमुख। मुझे प्रकाश भाई कहो ताकि जीना आसान हो। इस मजाक ने कुछ पुराने कर्मचारियों को हंसा दिया। रोहन ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया, सिर हिलाकर जवाब दिया। प्रकाश ने हाथ हिलाया, अपने सामने फाइलों के ढेर की ओर इशारा किया। यह तुम्हारा पहला काम है। सभी आपूर्तियों उपकरणों की फिर से जांच करो, स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करो। एक भी नंबर गलत हुआ तो अपना सामान समेट लेना। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उलझे हुए नंबर जटिल तकनीकी प्रतीक एक चुनौती की तरह थे। उसकी आंखें नींद की कमी से अभी भी लाल थीं, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। शोरगुल वाले, हंसी मजाक वाले कमरे में एक छाया की तरह चुपचाप। पूरी सुबह रोहन ने जांच पड़ताल रिकॉर्डिंग मिलान करने में संघर्ष किया। झुर्रीदार कागज पर कलम के निशान मोटे हो गए। पसीना उसकी शर्ट की पीठ को भिगो रहा था। पुराने कर्मचारियों ने अपनी अवमानना छिपाने की जहमत नहीं उठाई। फुसफुसाहटें, तिरस्कार, घूरती नजरें, सब कुछ रोहन के आत्मसम्मान में सुइयों की तरह चुभ रहा था। एक बार एक लंबे पतले आदमी ने रोहन के घुटनों पर रखे कागजों के ढेर को जोर से लात मारी, जिससे वे बिखर गए। पूरी भीड़ जोर से हंस पड़ी।
रोहन चुपचाप झुका और धैर्यपूर्वक एक एक करके हर शीट को उठाया, एक भी शिकायत के बिना। केवल प्रकाश। एक पल के अवलोकन के बाद उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो अफसोस जैसा था। जब सब लोग दोपहर के भोजन के लिए चले गए तो प्रकाश ने रोहन के लिए एक गिलास आइस टी डाली और उसे मेज पर खिसका दिया। पी लो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई थी। रोहन ने झिझकते हुए उसे लिया, धीरे से धन्यवाद में सिर हिलाया। प्रकाश ने अपना सिर पीछे किया और एक घूंट चाय पी। घूंट की आवाज उमस भरी दोपहर में गूंज उठी। उसने गिलास नीचे रखा, दूर देखते हुए जैसे खुद से बात कर रहा हो। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो ऊपर चढ़ने के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं और वे जो थोड़ा सा आत्मसम्मान बनाए रखना जानते हैं, भले ही उनके पैरों के नीचे केवल फटी हुई चप्पलें बची हों। रोहन ने ठंडे गिलास के चारों ओर अपना हाथ कस लिया। वह समझ गया प्रकाश उसका जिक्र कर रहा था। उस दोपहर प्रकाश ने चुपचाप रोहन को फाइलों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का तरीका दिखाया। असली और नकली आपूर्ति के बीच अंतर करने की तरकीबें, सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि न तो उन्हें नाराज करें और न ही खुद को दबने दें। उसने लंबे समय तक व्याख्यान नहीं दिया, केवल छोटी छोटी हरकतों, आकस्मिक लेकिन उस तरह की तरह तेज टिप्पणियों के माध्यम से। रोहन ने जल्दी सीखा। उसके हाथ, जो कभी वेल्डिंग टॉर्च से कठोर हो गए थे, अब कलम पकड़ने में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। उसकी आंखें, जो केवल टिमटिमाती वेल्डिंग की लपटों को देखने की आदी थीं, अब नंबर, प्रतीक और यहां तक कि दूसरों के चेहरे के भावों में छिपे अर्थों को भी पढ़ना जानती थीं। जब सूरज मुश्किल से दिखाई देने वाली छतों के पीछे छिपने वाला था, रोहन ने अपना पहला काम पूरा कर लिया। उसने मेज पर फाइलों के ढेर को बड़े करीने से व्यवस्थित किया। खुद से कहा कि उसे इस विश्वास को बनाए रखना है, लेकिन वह अभी भी हर दिन अपने पुराने तौलिए को कसकर पकड़े हुए था। जैसे ही रोहन जाने वाला था, उसका फोन उसकी जेब में धीरे से वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट संदेश आया जिसमें केवल एक पंक्ति थी, कल पहली चुनौती होगी। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन रोहन जानता था कि यह मीरा कपूर का संदेश था। उसने अपना सिर उठाकर शाम के आकाश को देखा। हल्के बैंगनी बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। ठंडी शुष्क हवा उसकी शर्ट के हर छेद से रिस रही थी। एक और लंबी रात आने वाली थी और एक नया मोड़ भी उसके आगे इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपने हाथ में फोन कसकर पकड़ लिया, अपने सीने में तेज धड़कन महसूस की। वह समझ गया था कि कल एक ऐसा दिन होगा जब कोई वापसी नहीं होगी, एक ऐसा दिन जो उसके भविष्य को इस तरह से तय कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सुबह गोदाम क्षेत्र में कदम रखते ही रोहन ने हवा में एक अव्यक्त असामान्यता महसूस की। नई लकड़ी और धूल की तीखी गंध आपस में मिल गई थी। टिमटिमाती पीली रोशनी ने ठंडे सीमेंट के फर्श पर लंबी पतली छाया डाली। आंगन, जो आमतौर पर व्यवस्थित रहता था, अब अचानक एक छेड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह अस्त व्यस्त था। मजदूरों का एक समूह लकड़ी के शेल्फों के पास जोर जोर से बहस कर रहा था। पैलेट बेतरतीब ढंग से ढेर थे, कई बक्से खुले हुए थे, रस्सियां कटी हुई थीं। रोहन भीड़ के बीच से गुजरा, उसका चेहरा चिंतित था। क्या हुआ, उसने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। सब बस झिझकते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। एक कोने में गोदाम प्रबंधक कपूर अपनी बाहें बांधे खड़ा था, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने चारों ओर देखा और फिर मजदूरों को तितर बितर होने का इशारा किया। रोहन के पास आने से पहले उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम नए हो, शायद तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तुम्हें बस धैर्य से सीखना होगा। रोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपने दिल में भारीपन महसूस किया। पिछले दिन प्रकाश की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। ये हर जगह एक जैसा है। अपने मुंह से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, वरना तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे।
उसी समय एक युवा मजदूर ने चुपके से रोहन को एक कोने में खींच लिया। उसने फुसफुसाया, रोहन भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इस खेप में बहुत कुछ गायब है, यह कोई गलती नहीं है। रोहन का दिल धड़क उठा। वह खुले हुए सामान के ढेर के पास गया। सावधानी से मात्रा की फिर से गिनती की परिणाम ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। लगभग 1/3 खेप गायब थी। कपूर एक खंभे के सहारे खड़ा था। उसके मुंह में एक टूथपिक थी। उसकी आंखें आधी चुनौती भरी, आधी प्रतीक्षारत थीं। रोहन तुरंत समझ गया कि यह एक जाल है, एक जाल जो उसे फंसाने के लिए बिछाया गया है। अगर वह चुप रहता और कुल गिनती का इंतजार करता तो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से सबसे निचले स्तर के व्यक्ति यानी उस पर आ जाती। वह रुक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। रिपोर्ट करे या चुप रहे। रिपोर्ट करने पर उसे इस गोदाम में शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ेगा। चुप रहने पर वह अपने ही रिकॉर्ड को खराब कर लेगा। मीरा कपूर ने उस पर जो थोड़ा सा विश्वास दिखाया था, उसे खो देगा। रोहन ने अपनी शर्ट की जेब में पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। बीमार पिता की देखभाल करने, दूसरों की मार सहने, जीवित रहने के लिए अपमान सहने के वर्षों ने उसे तूफान के बीच खड़े होने का साहस दिया था। वह इस समय पीछे नहीं हट सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने अपना फोन निकाला और सीधे कार्यालय में फोन किया। मैं रोहन हूं, मैं रोहन हूं। रोहन करताक है और अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन स्टाफ। मैंने आज सुबह की खेप में एक बड़ी विसंगति पाई है। मैं सीधे रिपोर्ट करना चाहता हूं। दूसरी तरफ मीरा कपूर की शांत आवाज आई। मैं सुन रही हूं, बोलो। रोहन ने स्पष्ट रूप से समझाया। संक्षिप्त, कोई दोषारोपण नहीं, कोई टालमटोल नहीं, केवल नग्न सत्य जैसा कि उसका अपना जीवन था। जब वह बोल रहा था, कपूर पास आया। उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कीं, अपने दांत पीसे, हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम मेरा चेहरा याद रखना फटेहाल। गोदाम में हवा घनी हो गई। ठंडी हवा टिन की चादरों की दरारों से सरसराहट करती हुई गुजरी धूल के कणों को उड़ा रही थी। रोहन ठंडे गोदाम के बीच में खड़ा था, एक खाली मैदान के बीच में, एक अकेले पेड़ की तरह चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। कई वर्षों के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि न्याय क्या होता है। भले ही उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़े, उसने फिर भी चुना। थोड़ी देर बाद मीरा कपूर की कार आई। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। वह बाहर निकली। एक हल्के ग्रे रंग का ट्रेंच कोट पहने हुए उनकी ठंडी आंखें गोदाम पर घूमीं। उनके पीछे कुछ लेखा परीक्षक थे। मीरा कपूर ने कपूर को नहीं देखा, न ही रोहन को तुरंत देखा। उन्होंने बस चुपचाप कर्मचारियों के समूह को गोदाम की जांच करने का इशारा किया। 10 मिनट से भी कम समय में सत्यापन के परिणाम स्पष्ट थे। नुकसान की मात्रा रोहन की मौखिक रिपोर्ट से मेल खाती थी। इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कपूर घुटनों के बल गिर गया, माफी मांगने लगा। लेकिन मीरा कपूर ने बस धीरे से सिर हिलाया, ठंड से घोषणा की, मेरे सिस्टम में धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। कपूर को तुरंत ले जाया गया। पूरा गोदाम सन्न रह गया। सभी की निगाहें रोहन पर टिकी थीं। वह व्यक्ति जिसे कभी तिरस्कृत किया जाता था, तूफान के बीच एक अडिग स्तंभ की तरह खड़ा था। मीरा कपूर उसके पास आई, कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। उनके होठों के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी और फिर गायब हो गई। रोहन ने बहुत गहरा सिर झुकाया। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी को हराया है। उसने केवल अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को बनाए रखा था, आत्मसम्मान। घर लौटते समय शाम की हवा रोहन के धूप से झुलसे चेहरे पर धीरे धीरे चली। उसने धीरे से सांस ली, ठंड को अपनी हड्डियों तक महसूस किया। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक छोटी सी आग सुलग रही थी, लगातार और चुपचाप। कल क्या होगा वह नहीं जानता था। वह केवल इतना जानता था कि आज उसने खुद को धोखा नहीं दिया था। उस सुबह पूरी कंपनी की इमारत
एक दुर्लभ भारी माहौल में हिलती हुई लग रही थी। आंतरिक जांच की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। काम की मेजों से लेकर पानी के कूलर तक हर कोई एक दूसरे को संदेह की नज़र से देख रहा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि प्रबंधन को इस तरह के अनुशासनात्मक उपाय क्यों करने पड़े। रोहन चुपचाप कार्यालय क्षेत्र में दाखिल हुआ। उसका चेहरा तूफान से पहले एक झील की तरह शांत था। उसने जो हल्की नीली शर्ट पहनी थी वह धुलाई से फीकी पड़ गई थी, लेकिन चमकदार सूट और टाई के जंगल के बीच एक अजीब सी साफ सुथरी लग रही थी। वह अभी भी अपनी पुरानी चप्पलें पहने हुए था। हर कदम नियमित था, जैसे खुद को याद दिला रहा हो। भले ही वह ग्लैमर के बीच खड़ा हो, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। सबसे ऊपरी मंजिल पर बड़ा बैठक कक्ष का दरवाजा खुला था। पीली हल्की रोशनी ठंडे गलियारे में फैल रही थी। प्रकाश दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें विचारमग्न थीं। उसके कठोर हाथ चुपचाप कई बार भींचे और छोड़े गए। जब रोहन पास आया तो उसने बस धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं कहा, जैसे एक मूक प्रोत्साहन हो। बैठक कक्ष के अंदर आंतरिक नियंत्रण बोर्ड पहले से ही पूरी तरह से बैठा था। उन गंभीर चेहरों के बीच मीरा कपूर एक साधारण क्रीम रंग के सूट में खड़ी थीं। उनके बाल बड़े करीने से पीछे एक जूड़े में बंधे हुए थे। उनकी आंखें ठंडी और एक गहरी झील की सतह की तरह गहरी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल रोहन को विशाल कमरे के बीच में खड़े होने के लिए निर्देशित करते हुए देखा। उसके सामने लंबी मेजों, शानदार चमड़े की कुर्सियों और जांच पड़ताल करने वाली आंखों की एक पंक्ति थी। नियंत्रण बोर्ड के एक सदस्य ने बोलना शुरू किया। उसका लहजा विनम्र और ठंडा दोनों था। श्री रोहन, कृपया गोदाम में माल की विसंगति का पता लगाने की पूरी घटना का फिर से वर्णन करें। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, हर विवरण जैसे उसकी स्मृति में अंकित हो। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, न ही वह कोई बहाना बना रहा था, केवल सत्य बता रहा था। एक अन्य बड़े सदस्य ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, आपने तुरंत अपने प्रत्यक्ष प्रबंधक श्री कपूर को रिपोर्ट क्यों नहीं की? रोहन ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मुझे संदेह था कि वह खुद इस घटना में शामिल था। अगर मैं उसे रिपोर्ट करता तो मुझे डर था कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। उस पल में पूरा बैठक कक्ष जैसे एक पल के लिए चुप हो गया। सबने एक दूसरे को देखा और फिर मीरा कपूर की ओर देखा। वह अभी भी चुप थीं, केवल अपना सिर थोड़ा झुकाकर जांच कर्मचारियों को जारी रखने का इशारा किया। गुप्त कैमरा सिस्टम और गोदाम लॉग से एकत्र किए गए सबूतों के साथ सच्चाई दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो गई। कपूर ने न केवल हाल की खेप का गबन किया था, बल्कि पिछले साल कई अन्य नुकसानों में भी शामिल था। बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कपूर को तत्काल बर्खास्त करने की घोषणा की गई और साथ ही जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। जब अंतिम फाइल बंद होने की सूखी आवाज आई तो कमरे का माहौल जैसे एक भारी बोझ से मुक्त हो गया। मीरा कपूर तब धीरे धीरे उठीं, धीरे धीरे रोहन के सामने चली। उनकी आंखें सीधे उसकी आंखों में गहराई से देख रही थीं। हमारे पास कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग साहस चुनते हैं। उनकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंज उठी। आज कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहती है जिसने दबाव के कारण खुद को नहीं खोया। पूरा बैठक कक्ष अनायास ही तालियां बजाने लगा। कोई दिखावटी जोरदार तालियां नहीं, बल्कि ईमानदार संक्षिप्त तालियां, जो ठंडे दिन में किसी के दिल को गर्म करने के लिए पर्याप्त थीं। रोहन ने धन्यवाद में सिर झुकाया। अपनी आंखों के कोने से उसने अपने मूक गुरु प्रकाश को एक कोने में छिपा हुआ देखा। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। उसने चुपचाप रोहन को सिर हिलाया, एक दयालु मुस्कान जैसे खुद को सांत्वना दे रहा हो। उस समय मेरे पास इतना साहस नहीं था। बैठक समाप्त हुई, सब एक एक करके चले गए। माहौल कम तनावपूर्ण था। इसके बजाय रोहन को देखने वाली हर आंख में सम्मान स्पष्ट था।
जैसे ही रोहन कमरे से जाने वाला था, कॉन्क्रेंट फोर्टेड उन तो कॉन्क्रेंट फोर्टेड मीरा कपूर अचानक उसके पास आईं। धीरे से पूछा, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलने का मौका मिले तो क्या तुम अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार होगे? यह सवाल विशाल स्थान के बीच एक दूर की घंटी की तरह गूंज उठा। रोहन चुप खड़ा रहा। उसकी जेब में हाथ ने पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। जीवन बदलना कौन नहीं चाहता, लेकिन अगर जीवन बदलने का मतलब उन चीजों को नकारना है जिन्होंने उसे आज का इंसान बनाया है, कठिनाइयां, दर्द और नम किराए के कमरे में अपने बूढ़े पिता के साथ गर्म यादें, क्या उसके पास छोड़ने का साहस होगा? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं, जहां देर से शरद थूकी धूप की किरणें बाहर के शानदार शहर पर चमक रही थीं। उस धूप के नीचे हर पीला पत्ता कांपते हुए गिर रहा था, जैसे यादों के टुकड़े समय के साथ बह रहे हों। लेकिन कुछ यादें, रोहन जानता था, चाहे समय कितना भी ठंडा क्यों ना हो, उन्हें बहा नहीं सकता था। उसने मीरा कपूर को देखा। उसकी आंखें शांत लेकिन दृढ़ थीं। मैं भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा अतीत हमेशा मेरे दिल में रहेगा। एक कोमल मुस्कान मीरा कपूर के चेहरे पर दिखाई दी। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक कोमल चमक थी, जैसे एक बड़ी बहन ने अभी अभी जीवन के बीच एक कीमती कच्चा हीरा पाया हो। रोहन के दिल में उस समय कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि उसने चुना है और सही चुना है। समूह की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां नीले कांच की सतह विशाल आकाश के बादलों को दर्शाती थी। ठंडी दीवारों के कोनों को सहलाते हुए हवा के हल्के झोंके धीरे धीरे गुजर रहे थे। उस जगह पर, आकाश के करीब, रोहन एक ऐसे जीवन के मोड़ पर खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुराना तौलिया, उसके कठिन दिनों का प्रमाण, अभी भी उसकी साधारण शर्ट की जेब में शांत पड़ा था। रोहन की आंखों में भ्रम और प्रत्याशा का मिलाजुला भाव था। जब उसने मीरा कपूर को दूर दराज के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल प्रणाली बनाने की नई परियोजना के बारे में बताते हुए सुना, आप इस सस्त्रा नदी अभी की पूरी परियोजना के प्रभारी होंगे, मीरा कपूर ने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। सलाहकार बोर्ड, अनुभवी शक्तिशाली लोग और उनकी तेज ठंडी आंखें एक साथ रोहन की ओर मुड़ीं। कुछ आंखों में संदेह का भाव था, जिसमें थोड़ी छिपी हुई व्यंग्यात्मकता थी। सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य, जिसके बाल सफेद थे, ने धीरे से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं मैडम, क्या आपने ध्यान से विचार किया है? यह युवक केवल कुछ महीनों से काम कर रहा है। उसके पास कोई प्रबंधन का अनुभव नहीं है, न ही कोई उच्च शैक्षणिक डिग्री है। यह एक 100 करोड़ की परियोजना है। मीरा कपूर धीरे से मुस्कुराएं। उनकी आंखें जैसे सभी मुखौटों को भेद सकती थीं। मैं व्यक्ति चुनती हूं, ग्रेड नहीं। मुझे पॉलिश किए हुए प्रमाण पत्रों से ज्यादा एक शुद्ध हृदय पर विश्वास है। कमरे में एक छोटी सी हलचल हुई, लेकिन उनकी तेज नजरों ने उसे जल्दी ही शांत कर दिया। रोहन ने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल सैकड़ों चिंताओं से भरा हुआ था। एक इतना बड़ा अवसर उसके सामने खुल रहा था कि वह अभिभूत था, लेकिन साथ ही उसे उम्मीदों, संदेह और भारी दबाव का वजन भी स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था, जो इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज गहरी लेकिन स्थिर थी। मैं यह वादा करने की हिम्मत नहीं करता कि मैं इसे पूरी तरह से करूंगा, लेकिन मैं यह गारंटी देता हूं कि मैं इसे अपने पूरे दिल से करूंगा। यह कहकर रोहन ने बहुत गहरा सिर झुकाया, शक्ति के सामने झुकने के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के सामने झुकने के लिए जो एक व्यक्ति ने उसे दिया था, जो किसी भी प्रमाण पत्र या पद से अधिक कीमती था। मीरा कपूर ने सिर हिलाया। उन्हों करने के सामने झुकने के लिए, उन्हों करने पर करने के लिए दो पदने था। उनकी आंखें सामान्य से अधिक गर्म थीं।
तो आज से आप परियोजना के निदेशक हैं। मैं आपको पूरा अधिकार दूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस बताएं। यह घोषणा जैसे साफ आसमान में बिजली की तरह थी। पूरा सलाहकार बोर्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रोहन ने अपना कीना पर कोज कारबोर्ड करी, ये गीना सिर उठाया और उन लोगों की आंखों में संदेह और चुनौती दोनों देखे। लेकिन वह डगमगाया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि जीवन किसी को खुद को साबित करने के लिए 2 बार मौका नहीं देता है। बैठक समाप्त हुई। रोहन चुपचाप गलियारे में बाहर निकला। हवा उसके चेहरे पर ठंडी और ताज़ा थी। उस दिन आकाश ऊंचा और नीला था, जैसे कि उस पर कभी धूल न लगी हो। रोहन रेलिंग के सहारे झुक गया, एक गहरी सांस ली। उसका दिल इतना हल्का महसूस हुआ जैसे उसने वर्षों के भारी गरीबी के बोझ को उतार दिया हो। ठीक उसी समय एक युवा कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और रोहन को एक मोटी फाइल दी। रोहन भाई, यह परियोजना के लिए प्रायोजकों की सूची है। मीरा मैडम ने मुझे इसे तुरंत देने के लिए कहा। रोहन ने धन्यवाद दिया और उसे ले लिया। जब उसकी आंखें सूची में घने नामों पर घूमीं, तो एक परिचित पंक्ति ने उसे चौंका दिया, तरुण कुमार विकास शिक्षा कोष। रोहन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। तरुण कुमार उस अजनबी आदमी का नाम था। एक मूसलाधार बारिश की रात में वह बाढ़ के पानी से एक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा था, और खुद रोहन, जो उस समय केवल 10 साल का लड़का था, को उसने मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यादें एक झरने की तरह वापस आ गईं। कीचड़ की गंध, उसके कान में हवा की सीटी। मजबूत हाथों ने छोटे रोहन के कांपते शरीर को पकड़ लिया, और अब वह नाम, वह आदमी चुपचाप गरीब बच्चों के लिए एक परियोजना में अपना विश्वास भेज रहा था, जहां रोहन नेतृत्व की स्थिति में था। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। जीवन के बिखरे हुए टुकड़े अचानक एक सार्थक तस्वीर में फिट हो गए। सभी कठिनाइयां, सभी गिरावटें, सभी भीगने वाली बारिशें व्यर्थ नहीं थीं। वे उसे आज यहां ले आई थीं। रोहन के दिल में शांति की भावना उमड़ पड़ी। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि वह केवल अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वास्तव में जी रहा है। अपने आप से बहुत बड़े उद्देश्य के साथ उसने चुपचाप सोचा, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगा। उसकी शर्ट की जेब में पुराना तौलिया हर हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे याद दिला रहा हो, हमेशा याद रखो कि तुम कहां से आए हो और हमेशा आगे बढ़ो, न केवल अपने लिए, सपनों के लिए। उस सुबह परियोजना के अस्थायी कार्यालय में माहौल जैसे घना हो गया था। छोटा तंग कमरा, पुरानी मेजें और कुर्सियां बेतरतीब ढंग से ढेर थीं। दस्तावेज अस्त व्यस्त थे, नए कागज की गंध पुराने, फीके पड़े पर्दों से आने वाली नमी की गंध में मिल गई थी, जिससे कमरा और भी घुटन भरा हो गया था। उस स्थान के बीच में रोहन एक जर्जर डेस्क के पीछे सीधा बैठा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन वह अपनी घबराहट नहीं छिपा पा रहा था। अपनी नई स्थिति के पहले दिन वह समझ गया था कि कोई भी रास्ता गुलाबों से नहीं भरा होगा। पुराने कर्मचारी, जो उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते थे, जिसे नियुक्त किया गया था, उसे तिरस्कार और गुप्त जांच दोनों से देखते थे। सुबह की बैठक में वे आंखें तेज चाकू की तरह थीं, जो उसके हर शब्द में घुस रही थीं। रोहन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज समथल लेकिन दृढ़ थी। मैं वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव करता हूं। एक अधिक पारदर्शी जांच और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण, हर खर्च, हर आपूर्ति को स्पष्ट करना। इस कथन के बाद एक लंबी भारी खामोशी छा गई। आसपास के चेहरे आधे मुस्कुरा रहे थे, आधे नहीं, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। इतना कि वह दिखावा कर रहा है, अभी से दिखावा कर रहा है, जैसे शब्द सुन सके। देहाती, लड़का, उसने सब सुना, लेकिन रोहन ने
बस अपनी शर्ट की जेब में पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया जैसे खुद को पकड़ रहा हो। उस दोपहर कठिनाइयां सामने आने लगीं। अव्यवस्थित अनुबंध, हस्ताक्षर रहित रसीदें, वेतन सूचियां जिनमें किसी के रिश्तेदार का नाम था, और इससे भी बदतर, मुख्य प्रभारी कर्मचारियों ने जानबूझकर देरी की, उसके द्वारा अभी अभी पेश की गई प्रक्रियाओं को गलत किया, जैसे एक मौन युद्ध की घोषणा हो। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धैर्यपूर्वक हर कागज, हर वाउचर की जांच की। लेकिन हर शाम जब सब चले जाते, तो वह अकेला व्यवस्थित कागजों के ढेर के सामने बैठ जाता। पीली डेस्क लैंप की रोशनी उसके पतले विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। छोटे छोटे अक्षर ठंडे नंबर जैसे उसे घेर रहे हों। कभी कभी रोहन का दिल भी बैठ जाता। एक पल के लिए थकान का विचार आता, क्या मैं बहुत अकेला हूं? लेकिन ठीक उसी समय उसे अपने पिता की शांत गर्वित आंखें याद आ जातीं। उसे वे दिन याद आ जाते जब दोनों बाप बेटे भूखे प्यासे रहते थे। उसे मीरा कपूर का गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना और कहीं इंतजार कर रहे गरीब बच्चे याद आ जाते। उसने खुद को गिरने नहीं दिया। एक शाम जब वह किसी के द्वारा जानबूझकर गलत की गई योजना को ठीक करने में व्यस्त था, तो उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या आपको मदद चाहिए? रोहन मुड़ा। वह नेहा थी, युवा शांत कर्मचारी, जिसे अक्सर उसके सहकर्मी नजरअंदाज करते थे। उसकी आंखों में एक दयालु और शर्मीला भाव था। वह आगे बढ़ी और एक बड़े करीने से संपादित फाइलों का ढेर मेज पर रख दिया। मुझे कुछ असामान्य लगा। नेहा झिझकी, चारों ओर देखा जैसे डर रही हो कि कोई सुन लेगा। रोहन सीधा बैठ गया, ध्यान से सुन रहा था। नेहा ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना। वे जानबूझकर आपको असफल करना चाहते हैं। उनके पीछे कोई है, समूह में एक वरिष्ठ व्यक्ति जो वास्तव में इस परियोजना की सीट पर नजर गड़ाए हुए है ताकि स्कूल निर्माण कोष में हेरफेर कर सके। यह जानकारी जैसे कान में बिजली का झटका थी। यह केवल छिटपुट विरोध नहीं था। इसके पीछे एक विशाल लाभ के साथ एक गुप्त शक्ति नेटवर्क था जो परियोजना के सिर पर लटका हुआ था। रोहन ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक जिद्दी आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठी। उसने सीधे नेहा की आंखों में देखा। धन्यवाद, लेकिन क्या तुम निश्चित हो कि तुम इस मामले में शामिल होना चाहती हो? नेहा फीकी हंसी हंसी। मैं एक गरीब मजदूर वर्ग के इलाके में पली बड़ी हूं। मुझे पता है कि लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने और फिर छोड़ दिए जाने का एहसास कैसा होता है। अगर आप सच में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। एक देहाती वादा, कोई दिखावा नहीं, कोई शपथ नहीं। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं जैसे कोई सुलगती हुई आग जल रही हो। उस रात वे एक साथ बैठे, फाइलों के ढेर और अधूरी योजनाओं के बीच। बाहर रात की हवा दरवाजे की दरारों से बह रही थी। बारिश के बाद नम मिट्टी की हल्की गंध ला रही थी। रोहन जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अब अकेला नहीं है। डेस्क लैंप ने दो छोटे लेकिन दृढ़ लोगों की छाया दीवार पर डाली, जो एक कठिन लेकिन आशा से भरी शुरुआत के गवाह की तरह लंबी थी। उस दिन नदी के किनारे का पुराना कैफे अजीब तरह से शांत था। छत के पंखे सुस्ती से घूम रहे थे, जैसे उदास दोपहर की धीमी गति को बढ़ा रहे हों। नदी से हवा का झोंका आया, जिससे कांच का दरवाजा एक एक करके खड़खड़ा रहा था, जैसे किसी के दिल की आह हो। रोहन ठंडी कॉफी के कप के सामने बैठा था। उसकी आंखें धुंधली और भारी थीं। दूसरी तरफ मीरा कपूर चुपचाप उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में कोई दोषारोपण नहीं था, कोई सांत्वना नहीं थी, केवल एक गहरी धैर्यवान निगाह थी, जैसे वो चट्टानों के बीच एक छोटे से पौधे के उगने का इंतजार कर रही हों। मैं हार मानना चाहता हूं। रोहन की आवाज कर्कश थी। यह स्वीकारोक्ति जैसे एक भारी पत्थर थी जो उसके सीने से लुढ़क गई थी।
उसने अपनी कोहनी मेज पर टिका दी, अपना चेहरा अपने कठोर हाथों में छिपा लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मेरे लिए नहीं है। मीरा कपूर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपना चाय का कप उठाया, धीरे से एक छोटा घूंट लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया, जैसे एक असंबंधित कहानी सुना रही हों। जब मैं 30 साल की थी तो मेरी अपनी एक कंपनी थी। मेरे सैकड़ों कर्मचारी थे। मैं उस शिखर पर खड़ी थी जिसे लोग सफलता का सपना कहते हैं। लेकिन फिर सिर्फ एक रात में सब कुछ ढह गया। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसने मुझे धोखा दिया। भागीदारों ने मुंह मोड़ लिया। पूरी दुनिया जैसे मेरे चेहरे पर हंस रही थी। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे हवा पुराने निशानों पर बह रही हो। मैं एक बार फटे कपड़ों का एक बैग लेकर बस स्टॉप पर सोई थी। मैं उस बेरहम दुनिया से गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन फिर वह रुकी। उनकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थीं, जैसे एक तीर उसके उदास खोल को भेद रहा हो। मैंने महसूस किया कि केवल एक अंधेरे रास्ते से गुजरने के बाद ही व्यक्ति को पता चलता है कि उसके पैर कितने मजबूत हैं। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पीली हल्की रोशनी चमकती हुई धारियों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उसका दिल डगमगाया, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं था कि वह उठ सकता है। ठीक उसी समय कैफे का दरवाजा खुला। नेहा घबराई हुई अंदर आई। उसके हाथ में फाइलों का एक ढेर था। रोहन भाई, वह हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखें रात में एक आग की तरह चमक रही थीं। मुझे यह मिल गया सबूत। नेहा ने रोहन के सामने कागजों का ढेर फैला दिया। फाइलें, ईमेल, आंतरिक बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा था कि पुराने कर्मचारियों के एक समूह ने परियोजना कोष का गबन करने के लिए मिलीभगत की थी। रोहन ने कांपते हाथों से कागजों को पकड़ा। हर पंक्ति जैसे उस अंधेरे पर पड़े एक और पर्दे को हटा रही थी जिसमें वह फंसा हुआ था। कैफे में माहौल जैसे थम गया। केवल ठंडी हवा का झोंका और इसमें शामिल लोगों की तेज सांसें बची थीं। रोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी निगाहें अलग थीं। अब वह तूफान के बीच एक भ्रमित मजदूर नहीं था। अब वह तिरस्कारपूर्ण नजरों से डरने वाला आदमी नहीं था, बल्कि एक नया मजबूत लाल आग में तपी हुई तलवार की तरह निर्णायक रोहन था। वह उठा, अपने हाथ में फाइलों का ढेर कसकर पकड़ लिया। क्या तुम जारी रखना चाहती हो? उसने नेहा से पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। नेहा ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। रोहन मीरा कपूर की ओर मुड़ा, एक गहरे प्रणाम के साथ, जैसे एक अनकहे धन्यवाद के रूप में उस कीमती सबक के लिए जो उन्होंने अभी अभी दिया था। उसी रात रोहन ने परियोजना के सभी प्रमुख कर्मचारियों को बदलने के लिए एक अनुरोध का मसौदा तैयार किया। प्रबंधक से लेकर मुख्य लेखाकार तक कदाचार में शामिल सभी को तुरंत जाना पड़ा। अनुरोध भोर से पहले सीधे समूह के बोर्ड को भेजा गया था। खबर हवा में आग की तरह फैल गई। कंपनी में हलचल मच गई। जो लोग पहले उदासीन दिखते थे, जो पहले रोहन की पीठ पीछे हंसते थे, अब बेचैन थे। पूरी इमारत एक भारी माहौल में हिल रही थी। रोहन जानता था कि वह एक बड़ा जुआ खेल रहा है। वह असफल हो सकता है, वह सब कुछ खो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने आज सिर झुका लिया तो वह जीवन भर कभी भी अपना सिर ऊंचा नहीं कर पाएगा। कैफे की खिड़की के पास अकेले बैठकर गंदी तेज बहती नदी को देखते हुए रोहन ने अपनी जेब में पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। वह फीका फटा हुआ कपड़ा कभी उसे और उसके पिता को उन सर्दियों की रातों में गर्म रखने वाली एकमात्र चीज थी, जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन या पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। अब वह अभी भी वहां था, लेकिन उसका दिल अलग था। ठंडी हवा में उसने जैसे कहीं अपने पिता की फुसफुसाहट सुनी, जाओ बेटा, अपने सपनों के अंत तक जाओ। और कई धुंधले दिनों के बाद पहली बार रोहन मुस्कुराया, एक छोटी सी मुस्कान,
लेकिन उस रास्ते को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी जिस पर वह आगे बढ़ने वाला था। पुरानी भूमि पर एक नया दिन उगा। आकाश ऊंचा और साफ था। सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे प्रकृति की ओर से मूक बधाई हो। गरीब मोहल्ला आज अजीब लग रहा था। रंग बिरंगे झंडे और फूल, हर रास्ते पर रंगीन कपड़े के बैनर लटके हुए थे। घिसे पिटे कपड़ों के पीछे छिपी उज्ज्वल मुस्कानें। उस माहौल के बीच सबसे प्रमुख लाल टाइलों की छत वाला बिल्कुल नया स्कूल था, जो उस जमीन पर स्थित था जो पहले कचरे से भरा एक बंजर मैदान था। अब उस जमीन पर पहला गुलमोहर का पेड़ लगाया गया था। नई हरी पत्तियां पूरे समुदाय के नए जीवन की तरह थीं। रोहन की पुरानी फीकी पड़ चुकी साइकिल स्कूल के गेट के पास बड़े करीने से खड़ी थी। वह वहां सादगी और चुपचाप खड़ी थी, जैसे एक ऐसे व्यक्ति की चमत्कारी यात्रा की मूक गवाह हो जो कभी गरीबी के गर्त से उठा था। स्कूल का आंगन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। छोटे बच्चे सफेद साफ सुथरी वर्दी पहने हुए थे। उनके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। वे उत्साह से अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए थे, चौड़ी आंखों से नए स्कूल को देख रहे थे। बड़े लोग समूहों में खड़े थे, उस युवक के बारे में फुसफुसा रहे थे जो कभी एक गरीब मजदूर था और अब पूरे मोहल्ले का दाता बन गया था। रोहन स्कूल के आंगन के बीच में खड़ा था। एक साधारण सफेद शर्ट, उसकी पुरानी चप्पलें अभी भी उसके पैरों पर थीं, जैसे एक अटूट दृढ़ संकल्प हो। उसके हाथ में उद्घाटन समारोह का प्रतीक लाल रिबन था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उमड़ती भावनाओं से। मीरा कपूर भीड़ में चुपचाप खड़ी थीं। उन्होंने अपने लिए एक शांत कोना चुना था। किसी को जानने की जरूरत नहीं, किसी के धन्यवाद की जरूरत नहीं। केवल उनकी आंखें नम और गर्व से भरी थीं, जैसे एक मूक दीपक रोहन के रास्ते को रोशन कर रहा हो। लाउडस्पीकर से एक गर्म और परिचित आवाज आई, कृपया रोहन जी को आमंत्रित करें, जिन्होंने इस सपनों के स्कूल को बनाने में मदद की है, रिबन काटने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोहन झिझकते हुए अस्थायी रूप से बनाए गए छोटे मंच पर चढ़ा। नीचे आंगन में उसके पिता सुरेश जी एक व्हील चेयर में बैठे थे। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखें एक छिपे हुए गर्व से चमक रही थीं। लाल रिबन धीरे से काटा गया। जयकारों की आवाज एक बांध को तोड़ने वाले पानी की तरह फूट पड़ी, जिसने वर्षों से इस जगह पर भारी गरीबी की सभी भावनाओं को धो दिया। रोहन ने स्कूल के प्रिंसिपल को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी, जो सफेद बालों वाले एक दयालु व्यक्ति थे। प्रिंसिपल के हाथ ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे वह एक पूरी भविष्य की पीढ़ी को सौंप रहे हों। ठीक उसी समय जैसे कोई ताला खुल गया हो, बच्चे स्कूल के आंगन में दौड़ पड़े, दौड़ते, कूदते, हंसते। उनकी साफ स्पष्ट हंसी दूर तक गूंज उठी, ऊंचे आकाश तक, जैसे एक घोषणा हो कि आज से इस जगह के सपने अब कैद नहीं रहेंगे। रोहन मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि सुरेश जी एक युवा की मदद से व्हीलचेयर को सीढ़ियों पर धकेल रहे हैं। रोहन तेजी से दौड़ा, लेकिन सुरेश जी ने उसे हाथ से रोक दिया। पिताजी को खुद करने दो। वह कमजोर रूप से मुस्कुराए। धीरे 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 एक एक कदम करके सुरेश जी ने उठने की कोशिश की। हर हरकत भारी और कांपती हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से स्थिर थीं। जब वह स्थिर रूप से खड़े हो गए तो उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर अपने बेटे को तालियों और सिसकियों के बीच गले लगा लिया। पिताजी को तुम पर गर्व है रोहन। उनकी आवाज कर्कश थी, लेकिन हर शब्द इतना दृढ़ था जैसे सुनने वालों के दिल में हथौड़े की तरह लग रहा हो। उस पल में समय जैसे रुक गया। सभी असफलताएं, सभी अपमान, सभी मूक बलिदान, वर्षों से सब कुछ एक चमकते सितारे में बदल गया जो उसके जीवन के आकाश को रोशन कर रहा था। उद्घाटन समारोह के बाद जब सूरज पहाड़ की ओर झुकने लगा, रोहन को एक छोटा सा पत्र मिला जिसे किसी ने चुपके से
उसकी शर्ट की जेब में रख दिया था। हस्तलिखित लिखावट नरम परिचित थी। केवल एक पंक्ति, उन लोगों के लिए सपने बनाना जारी रखो जिन्होंने कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। मीरा कपूर। रोहन ने कपूर के एक सपने देखने की। मीरा कपूर। पत्र को मोड़ा, अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसने लाल टाइलों वाले स्कूल को देखा जहां बच्चे नए लगाए गए गुलमोहर के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। शाम की हवा चली, ठंडी और आशा से भरी। सूर्यास्त की हल्की रोशनी ने स्कूल की छत को सुनहरा कर दिया। नई हरी पत्तियों पर एक जादुई प्रकाश की परत डाल दी। बच्चों की हंसी हर जगह गूंज रही थी। हर संकरी गली, हर छत से गुजर रही थी। गरीब लोगों के दिलों में एक गर्म आग जला रही थी। रोहन मुस्कुराया। वह जानता था कि यह अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। एक लंबी यात्रा की शुरुआत, जहां दयालुता का प्रतिफल प्रेम से मिलता है, जहां छोटे सपने चमत्कार बन सकते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसे रोहन, वह गरीब मजदूर, अब उठाने और अनगिनत दूसरों के लिए रोशन करने के लिए काफी मजबूत था। रोहन का जीवन हमें दिखाता है कि कभी-कभी शुरुआती बिंदु गंतव्य तय नहीं करता है, बल्कि दयालुता, दृढ़ता और ईमानदारी ही वे चाबियां हैं जो बंद लगने वाले दरवाजों को खोलती हैं। कोई भी अवसर के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक दयालु हृदय रखते हैं तो एक दिन दुनिया आप पर इस तरह से मुस्कुराएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन के कुछ सबसे कीमती उपहार पैसे से नहीं आते हैं, बल्कि दूसरों के आप पर विश्वास से, और उस विश्वास से आते हैं जिसे आपने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि कभी-कभी सबसे अंधेरे दिनों में ही हम अपने भीतर की रोशनी को सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। और आप क्या, आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं जो दुर्गम लगती थी, लेकिन फिर एक छोटे से विश्वास के कारण आपने अपनी किस्मत बदल दी? अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो मैंने पार कर लिया टिप्पणी करके मेरे साथ साझा करें। और आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, मैं आपको एक प्यार भरा नमस्ते भेजने के लिए जानना चाहता हूं। अगर आपको इस तरह की मानवीय कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना न भूलें, ताकि हम एक साथ और भी अच्छी बातें फैला सकें। संगीत, आप सब हमें कहाँ-कहाँ से सुन रहे हैं? आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सबके साथ ज़रूर साझा करें।